हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर एक्सप्लेशन बेस्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कस्टम मेड डेमन किंग हैश चैप्टर 50 मैं जेरॉन किससे डरता था। कस्टम मेड डेमन किंग चैप्टर 50 मैं जेरॉन किससे डरता था। ऑनलाइन पढ़े सभी पेज नोवेल बिन। अध्याय 50 मैं जेरॉन किससे डरता रहा हूं। हालांकि यह क्षेत्र जहां एवली एल्व्स रहते थे वहां हर जगह पेड़ थे, लेकिन इन पेड़ों को काटकर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। लकड़ी को मानकीकृत लकड़ी में संसाधित करने की आवश्यकता थी, इससे पहले कि इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उपकरणों के निर्माण और मरम्मत के लिए किया जा सके, और यही कारण था कि जेरॉन ने रॉय को बाहर जाकर एक आराम मशीन की तलाश करने के लिए कहा। रॉय ने इस छोटी सी दानव टीम को लाया और बेतरतीब ढंग से जाने के लिए एक दिशा चुनी। रॉय के निर्देशों के तहत फैट टाइगर ने अपनी आंखें खुली रखी और हवा में कई तरह की गंधों को ध्यान से सूंघा, इस डर से कि वे रास्ते में दुश्मनों से टकरा न जाए। इस बीच रॉय अपनी योजनाओं पर विचार करते हुए चुपचाप चलता रहा। रॉय को लगा कि पेगासस नाइट यूनिट ने जेरॉन की दानव सेना पर बेतहाशा हमला किया और घेराबंदी के उपकरणों को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि पास में एक एल्विन बस्ती थी। यह एक शहर या किला हो सकता है, लेकिन शहर की दीवारों की सुरक्षा मजबूत होने की संभावना नहीं थी। पेगासस शूरवीरों ने संभवतः सोचा होगा कि दानव सेना का आक्रमण इस शहर के विरुद्ध था, इसलिए कमजोर रूप से सुरक्षित इस शहर पर कब्जा करने से रोकने के लिए उन्होंने घेराबंदी के उपकरणों को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बहुत ही सरल तर्क था जिसके लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। रॉय का मानना था कि जेरॉन को भी इसका अंदाजा होना चाहिए था। उसने मार्च जारी रखने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि इसके बजाय रुककर गुलेल की मरम्मत की। इसका मतलब था कि उसका इरादा इस शहर को गिराने या यहाँ तक कि इसे नष्ट करने का था। हालांकि रॉय ऐसा नहीं देखना चाहता था। वह कल्पित बोनों के बारे में चिंतित नहीं था, बल्कि वह नहीं चाहता था कि कल्पित बोने अपने शहरों में रहें। मौजूदा स्थिति के आधार पर कल्पित बोने शायद दानव सेना की असली योजना से अनजान थे। उन्हें शायद लगा कि दानव केवल उनकी भूमि पर आक्रमण कर रहे थे, लेकिन वास्तव में जेरॉन और अन्य का असली लक्ष्य गोल्ड ड्रैगन क्वीन को मारना था। अगर ये कल्पित बोने दानव सेना के सैन्य उद्देश्य को गलत तरीके से समझ लेते, तो वे आक्रमण से बचने और उसे रोकने के लिए शहरों में अपनी सेना तैनात कर देते। सोने के ड्रैगन भी शहरों की रक्षा करने में उनकी मदद करते, लेकिन इसके परिणामस्वरूप कल्पित बोने की सेना फैल जाती और सोने की ड्रैगन रानी की सुरक्षा भी कमजोर पड़ जाती। उस समय वे दानव सेना द्वारा नष्ट हो सकते थे। इसलिए रॉय ने महसूस किया कि उन्हें कल्पित बोनों को इस बात से अवगत कराना होगा। हालांकि ऐसा करना बहुत परेशानी भरा होगा। आखिरकार रॉय एक राक्षस था। अगर वह एल्वेन शहर के पास आने की हिम्मत करता तो उसे गोली मार दी जाती, और अगर उसे बोलने का मौका भी मिल जाता तो भी एल्वेंस को राक्षस पर यकीन नहीं होता। एक राक्षस के रूप में ये सबसे बुरा पहलू था। दूसरों की नजर में राक्षस झूठ और बुराई का पर्याय थे, यहाँ तक कि कभी कभार सच्ची बात भी नजरअंदाज कर दी जाती थी। ये वास्तव में एक ऐसी दुनिया थी जहां दिखावा ही सब कुछ था। सोचते हुए उसने इधर उधर देखा और पाया कि वह आखिरकार काफी बदकिस्मत था। इस दिशा में कोई आराम मिल नहीं थी, इसलिए वह केवल पीछे मुड़कर दूसरी दिशा में खोज कर सकता था। उपग्रहों और जीपीएस के बिना खोज धीमी थी। इसके अलावा रॉय किसी भी दिशा में बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था और केवल आगे पीछे जा सकता था। अंततः रॉय आकाश में उड़ गया और अपनी टीम के साथ वहां पहुंचने से पहले उसे एक आराम मशीन मिली। ये जंगल में बहुत अंदर एक आराम मशीन थी और बहुत छिपी हुई थी। अगर यह न देखा होता कि जंगल के बीच में एक टुकड़ा गायब है, तो रॉय उसे ढूंढने में असमर्थ होता। ठीक इसी वजह से यहाँ वास्तव में कोई एल्वेन गार्ड नहीं था। जैसे ही रॉय और उनकी टीम पास पहुंची, उन्होंने लकड़ी काटने की आवाज सुनी। 20 से ज्यादा लकड़हारे काम कर रहे थे, कटी हुई लकड़ी की शाखाओं को काट रहे थे, छाल हटा रहे थे, गोल लकड़ी को टुकड़ों में काट रहे थे और अंत में उन्हें एक सपाट चौकोर आकार में बदल रहे थे। जब उन्होंने रॉय और उसके राक्षसों की टीम को देखा तो लकड़हारे दंग रह गए। होश में आने के बाद वे घबराकर चीखने लगे और भागने के लिए सभी दिशाओं में भाग गए। लेकिन नरक के कुत्तों और छोटे राक्षसों ने उन्हें घेर लिया। उनमें से एक नरक का कुत्ता अपनी भूख पर काबू नहीं रख सका। उसने एक लकड़हारे को काटकर मार डाला और उसकी आत्मा खा ली। अंत में जब लकड़हारों का ये समूह रॉय के सामने आया तो उसने केवल कांपते हुए बटेरों का एक झुंड देखा। चिंता मत करो, जब तक तुम सहयोग करते रहोगे मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, रॉय ने लकड़हारों के इस समूह को देखते हुए कहा। अब यह आराम मिल राक्षसों के नियंत्रण में है। मैं चाहता हूं कि तुम काम करना और लकड़ी काटना जारी रखो। उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह बेरुखी से पेश आए। अगर रॉय ने यह बात मुस्कुराकर भी कही होती तो भी इन लकड़हारों को यकीन नहीं होता कि वह दयालु है, इसलिए रॉय को मजबूरी का सहारा लेना ही बेहतर था। इसके साथ ही लकड़हारों का ये समूह रॉय के नियंत्रण में आ गया। रॉय की व्यवस्था के तहत वे जो लकड़ियां बनाते थे उन्हें 10 नरक के कुत्तों और 20 छोटे राक्षसों द्वारा राक्षसों के शिविर में वापस खींच लिया जाता था। इन लकड़ियों की उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा नहीं थी और सब कुछ मशीनों के इस्तेमाल के बिना हाथ से किया जाता था। पर्याप्त लकड़ी का उत्पादन करने से पहले रॉय को यहाँ सिर्फ इंतजार करना पड़ता था। ये लकड़हारे आम नागरिक थे। रॉय के अवलोकन से वे सभी कल्पित बोने थे, लेकिन ज्यादातर बूढ़े थे। रॉय की निगरानी में वे बहुत घबराए हुए थे और उनमें से कुछ ने अपनी उंगलियां भी कुचल ली थीं। रॉय ने उनकी परेशान निगाहों को अनदेखा कर दिया। उसने कल्पित बोनों के फोरमैन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम यहाँ आओ। फोरमैन डर गया और कांपते हुए आगे बढ़ा। हाँ सर महामहिम, आपको क्या चाहिए? क्या तुम पढ़ सकते हो? रॉय ने पूछा। तुम्हारी एल्वेन भाषा, क्या तुम पढ़ना लिखना जानते हो? बिल्कुल, फोरमैन ने जल्दी से सिर हिलाया। अच्छा, जाओ और एक कागज का टुकड़ा ढूंढो। चंपच भी ठीक है, फिर एल्वेन भाषा में लिखो कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। कोई सवाल है? रॉय ने पूछा। नहीं, बेशक। फोरमैन के पास कोई सवाल नहीं था। जब तक रॉय उसे खाना नहीं चाहता था तब तक उसके पास कोई सवाल नहीं था। जब एल्फ चंपत्र और कलम लेकर आया तो रॉय ने बोलना शुरू किया, ये लिखो, अभिमानी एवलियन। पहला वाक्य सुनते ही फोरमैन ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया और रॉय की ओर देखते हुए सोचने लगा, हम एवलियन कैसे घमंडी हैं? क्या एवलियन भी तुम राक्षसों की तरह घमंडी हैं? रॉय ने उसे बुरी तरह घुरा, फिर होश में आया और पसीने से लथपथ हो गया। उसने जल्दी से कलम उठाए और रॉय के शब्दों को रिकॉर्ड कर लिया।
घमंडी एवलियन, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम दानव सेना को एराथिया के राज्य में घुसने से रोक रहे हो? अब उच्च पद के दानव भगवान जेरोन के नाम पर मैं घोषणा करता हूं कि हम एवलियल्स को मौत की सजा देते हैं। हम तुम्हारे शहरों को नष्ट कर देंगे और सोने के ड्रैगन की रानी को मार देंगे। जब तक तुम दानव सेना के लोहे के खुरों को रोकना जारी रखोगे तब तक हत्याएं नहीं रुकेंगी। तुम्हारी दुनिया मेरे पैरों पर जल जाएगी। रॉय ने अंत में ये कहने से पहले एक क्षण सोचा, मैं एक राक्षस हूँ। रॉय की दबंग घोषणा सुनकर फोरमैन कांप उठा, लेकिन उसने दांत पीसकर रॉय की सारी बातें एल्विन भाषा में लिख ली। अंत में उसने दोनों हाथों से रॉय को सौंप दी। रॉय ने इसे लिया और इस पर खूबसूरती से लिखे गए अक्षरों की श्रृंखला देखी, यह न जानते हुए भी कि क्या लिखा गया था। वह जानता था कि फोरमैन बकवास लिखने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए उसने स्याही सूखने के बाद चंपत को एक तरफ रख दिया। यह एक चुनौती भरा पत्र था जिसे कल्पित बोनो को सौंपा जाना था। रॉय ने जेरोन का नाम इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि वह जानता था कि कल्पित बोने उस पर विश्वास नहीं करेंगे। भले ही वह इसे दानव सेना में एक गुप्त एजेंट की हैसियत से लिखे, कल्पित बोने ये भी सोच सकते थे कि यह एक योजना है और इसके बजाय वे अपने शहरों की रक्षा करने वाले सैनिकों की संख्या बढ़ा सकते थे। इसलिए रॉय ने चुनौती भरा ये पत्र बहुत ही दृढ़ भाव से लिखा था। तभी कल्पित बोने इसे बहुत महत्व देंगे जब उनकी सेना को यह पत्र मिलेगा। अब एकमात्र समस्या ये थी कि वह इस चुनौती पत्र को किस प्रकार प्रस्तुत करेंगे। कस्टम मेड डेमन किंग अध्याय 51 चरण दर चरण। कस्टम मेड डेमन किंग अध्याय 51 चरण दर चरण। ऑनलाइन पढ़े सभी पृष्ठ उपन्यास बिन। अध्याय 51 कदम दर कदम। बेशक रॉय निश्चित रूप से इस तरह का पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं दे सकता था, इस तथ्य के अलावा कि वह नहीं जानता था कि एल्वेन शहर कहाँ है। भले ही वह जानता हो, अगर वह शहर के पास आने की हिम्मत करता है तो उसका स्वागत अनगिनत तीरों से होगा। रॉय इस मामले में अपनी जान जोखिम में डालने का इरादा नहीं रखते थे, इसलिए पत्र पहुंचाने की जिम्मेदारी फोरमैन पर आ गई। जब रॉय ने उसे चुनौती पत्र देने के लिए कहा तो फोरमैन ने हिचकिचाहट दिखाए और मना करने के बहाने ढूंढे। उसे चिंता थी कि ये दानव की चाल थी जो शहर का पता लगाने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन रॉय ने बस इतना ही कहा, ठीक है, अगर तुम पत्र नहीं पहुंचाते तो हम दानव गोल्ड ड्रैगन क्वीन को मार देंगे और तुम अपराधी होगे। ये सुनने के बाद फोरमैन के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। चुनौती पत्र को अपने हाथों में लेकर फोरमैन चल पड़ा। उसे डर था कि रॉय उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई नहीं है तो वह हैरान रह गया। किसी भी मामले में चुनौती का पत्र कल्पित बोनो को सौंप दिया गया था, जैसा कि रॉय ने अनुमान लगाया था। पास में एक कल्पित बस्ती थी। जब फोरमैन चुनौती का पत्र लेकर पहुंचा तो शहर में तैनात एक कल्पित डेल्यूड ने इसे बहुत महत्व दिया, क्योंकि उसे हाल ही में नष्ट हो चुके पेगासस शूरवीरों द्वारा भेजे गए कबूतर मिले थे और उसे पता था कि दानव सेना आ गई है। उसने मूल रूप से राक्षसों के आक्रमण का विरोध करने के लिए प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने की योजना बनाई थी। लेकिन जब उसने चुनौती भरा ये पत्र देखा तो वह चौंक गया। फोरमैन से विस्तार से पूछने के बाद कि उसे यह पत्र कैसे मिला, वह गहरी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद डेल्यूड नायक ने फोरमैन से पूछा, क्या आपका मतलब है कि जिसने ये पत्र लिखवाया वह स्वयं जेरोन नहीं था, बल्कि उसके अधीन एक अजीब राक्षस था? हाँ, फोरमैन ने सिर हिलाया। हालांकि मैंने जेरोन को कभी नहीं देखा है, लेकिन जेरोन जैसे महान राक्षस के लिए 20 राक्षसों को एक आरा मिलकर कब्जा करने के लिए लाना संभव है ना? डेल्यूड ने सहमति में सिर हिलाया। आपके अवलोकन के आधार पर क्या आपको लगता है कि जिस दानव ने आपको ये पत्र देने के लिए भेजा था उसने जेरोन के निर्देशों के तहत ऐसा किया था? बेशक, फोरमैन ने उत्तेजित होकर कहा, उस पत्र के लहजे को देखो, ये तो बस एक महान राक्षस की घोषणा है। जेरोन के निर्देश के बिना वह राक्षस ऐसा कैसे सोच सकता था? डेल्यूड नायक सहमत हो गया। इस पत्र में दिखाया गया दबंग रवैया अहंकार और आक्रामकता का था, जो विनाश और युद्ध के बारे में स्पष्ट रूप से बोल रहा था। इसे पढ़ना ही यह जानने के लिए पर्याप्त था कि केवल एक शक्तिशाली दानव ही ये शब्द बोल सकता था। एल्विन डेल्यूड नायक ने पहले ही इस पर विश्वास कर लिया था। राक्षसों का लक्ष्य गोल्ड ड्रैगन रानी निकला। ये मुसीबत है, मुझे तुरंत दूसरों को चेतावनी देनी होगी। एराथिया राज्य के सहयोगी के रूप में एवली एल्व्स सुदृढ़ीकरण के लिए पूछ सकते थे, लेकिन फ्रंटलाइन की खबरों से पता चला कि डेंगॉन ओवरलॉर्ड्स और नेक्रोमेंसर एराथिया को घेर रहे थे। मनुष्य एल्व्स की मदद के लिए किसी भी सेना को नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए एल्व्स राक्षसों के हमले का विरोध करने के लिए केवल खुद पर भरोसा कर सकते थे। उनकी मूल योजना प्रत्येक शहर की रक्षा करना और दानव सेना को रोकने और भस्म करने के लिए रक्षा के लिए शहर की दीवारों पर निर्भर रहना था। इसलिए उनके सभी सैनिकों को शहरों में समान रूप से तैनात किया गया था। इन परिस्थितियों में कल्पित बोने के एक अन्य महत्वपूर्ण सहयोगी गोल्ड ड्रैगन क्वीन और उसके घोंसले के पास अब ज्यादा बचाव नहीं था। अगर दानवों ने वास्तव में आश्चर्यजनक हमला किया और गोल्ड ड्रैगन क्वीन को सफलतापूर्वक मार डाला तो कल्पित बोने खत्म हो गए। ड्रैगन सभी स्वभाव से चिड़चिड़े थे और सोने के ड्रैगन भी अगर उनकी रानी मर जाती तो वे इसके बारे में सुनते ही तुरंत पीछे हट जाते और शायद अपना गुस्सा कल्पित बोनों पर भी निकालते। ड्रैगन के बिना कल्पित बोने अकेले उच्च स्तरीय राक्षसों के हमलों से कैसे निपट सकते थे? परिणामों की गंभीरता पर विचार करने के बाद डेल्यूड नायक ने एक निर्णय लिया। वह शहर में तैनात अधिकांश सैनिकों को अपने साथ ले आया, रणनीतिक स्थानों पर केवल कुछ सैनिकों को छोड़कर, और एल्वेन राजधानी में वापस चला गया। उसी समय उसने अन्य शहरों में तैनात अन्य डेल्यूड नायकों को अपनी रक्षा पंक्तियों को छोटा करने और गोल्ड ड्रैगन क्वीन की रक्षा के लिए वापस लौटने के लिए सूचित किया। हालांकि उसे चिंता थी कि यह राक्षसों की चाल हो सकती है, लेकिन वह इस पर विश्वास करना पसंद करेगा, न कि इस पर विश्वास न करना। गोल्ड ड्रैगन क्वीन अतुलनीय रूप से सम्माननीय थी और निश्चित रूप से इन शहरों से अधिक महत्वपूर्ण थी। रॉय आराम मिल में ही रुका रहा और तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि नरक के कुत्ते और छोटे राक्षस जेरोन की सेना के लिए पर्याप्त लकड़ी वापस नहीं भेज देते। घेराबंदी के उपकरणों की मरम्मत में पूरा दिन लग गया। इस दौरान जेरोन को पीछे से दानव शहर से सुदृढ़ीकरण प्राप्त हुआ था। रश्का और जेरोन अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे थे। इग्नाटियस को शहर में राक्षसों को बुलाने के लिए छोड़ दिया। बुलाए गए सैनिकों के एक निश्चित सीमा तक जमा होने के बाद वे अपनी सेना को मजबूत करने के लिए रश्का और जेरोन के अग्रिम मार्गों पर पहुंच गए। अभी आए सैनिकों के इस समूह में 200 से ज्यादा छोटे राक्षस थे, जिनमें बराबर संख्या में गोग और हिलहाउंड शामिल थे। इसके अलावा वहां दसियों लंबी सींग वाले राक्षस और दुष्ट आत्माएं थीं। ये दुष्ट आत्माएं मध्यम श्रेणी के राक्षसों में से एक थी, जिन्हें इग्नाटियस ने पिछले कुछ दिनों में बुलाया था। इन मध्यम श्रेणी के राक्षसों के प्रकट होने का मतलब था कि जल्द ही उच्च स्तरीय राक्षस प्रकट होने वाले थे। मध्यम श्रेणी के राक्षस जेरोन का सामना करते समय स्वाभाविक रूप से सम्मानजनक थे, लेकिन निम्न श्रेणी के राक्षसों का सामना करते समय वे अहंकारी हो गए और उन पर हुक्म चलाने लगे।
यद्यपि रॉय जेरॉन का सहायक था, फिर भी वह एक निम्न श्रेणी का दानव था, इसलिए चाबुकधारी दुष्ट आत्माएं उसे गंभीरता से नहीं लेती थीं। रॉय को इसकी परवाह नहीं थी। सड़क पर आगे बढ़ने के बाद वह चुपचाप इन मध्यम श्रेणी के राक्षसों को देखता रहा। जैसे जैसे मार्च जारी रहा, एल्वेन स्काउट्स फिर कभी दिखाई नहीं दिए। हालांकि कई अन्य दुश्मन थे, जिनमें से अधिकांश जंगली राक्षस और जानवर थे जो इस भूमि पर रहते थे। चोर और आवारा भाड़े के सैनिक भी दिखाई दिए। हालांकि वे बड़ी राक्षस सेना को देखकर घबरा गए और भाग गए, लेकिन जेरॉन के नेतृत्व में खूनी राक्षस कभी भी किसी जीवित प्राणी को अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देंगे। जहां भी राक्षस सेना गुजरती, हर जगह लाशें बिखरी होती। भले ही रॉय ने रसातल में इतना लंबा समय बिताया हो और लगातार होने वाली हत्याओं के साथ तालमेल बिठाना सीख लिया हो, फिर भी ऐसा नजारा उसे परेशान कर रहा था। 2 दिन बाद दानव सेना ने आखिरकार वह शहर ढूंढ लिया जहां पेगासस शूरवीर तैनात थे। जेरॉन इन 2 दिनों से अधीर था और शहर की घेराबंदी करने के लिए दानव सेना को आदेश देने का इंतजार नहीं कर सकता था, जो एक चट्टान के किनारे पर बना था। हालांकि जब लड़ाई शुरू हुई तो जेरॉन को भी आश्चर्य हुआ कि प्रतिद्वंद्वी की रक्षा इतनी कमजोर क्यों थी। इस शहर में बचे हुए एल्फ सैनिकों की संख्या एक शहर में सामान्य रूप से होने वाली संख्या से बहुत कम थी। ऊंचे तीर टावरों पर केवल कुछ एल्फ तीरंदाज थे और शहर की दीवारों पर धीमी गति से चलने वाले डेंड्रॉइड गार्ड के दसियों सैनिक खड़े थे। इनके अलावा वहां कोई और सैनिक नहीं दिख रहा था। जेरॉन हैरान था। केवल रॉय को पता था कि उसके द्वारा भेजा गया चुनौती पत्र प्रभावी हो गया था। इस शहर में एल्विन नायक पहले से ही सैनिकों के साथ वापस चला गया था। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। Custom made Demon King #Chapter 52 The Magic of Trickery Read Custom made Demon King Chapter 52 The Magic of Trickery Online All Page Novel Bin अध्याय 52 छल कपट का जादू। जेरॉन इस घेराबंदी से बहुत असंतुष्ट था, बहुत असंतुष्ट। उसने सोचा कि वह अपने दिल की इच्छा के अनुसार हत्या कर सकता था और हजारों स्वादिष्ट आत्माओं का शिकार कर सकता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके प्रतिद्वंद्वी की रक्षा इस हद तक कमजोर थी कि ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई रक्षा ही नहीं थी। शहर के दरवाजे 2 घंटे से भी कम समय में खुल गए और लड़ाई समाप्त हो गई। न केवल शहर में बड़ी संख्या में एल्वेन सैनिक नहीं थे, बल्कि नागरिक बहुत पहले ही खाली हो चुके थे। गार्डों को मारने के बाद जेरॉन को केवल 100 आत्माएं मिली, जो पहले पेगासस शूरवीरों की तुलना में भी कम थी। जेरॉन संभवतः कैसे खुश हो सकता था। यह सोचना गलत होगा कि वह घेराबंदी के उपकरणों की मरम्मत के लिए विशेष रूप से एक दिन के लिए रुके थे, लेकिन उनका कोई खास उपयोग नहीं हुआ था। अपनी लड़ाई में रॉय ने कुछ बड़ी आत्माओं को चुपके से पकड़ लिया था, लेकिन उसने और नहीं लिया क्योंकि वहां बहुत कम आत्माएं थीं और उसे आसानी से खोजा जा सकता था। लड़ाई खत्म होने के बाद रॉय ने जेरॉन को ढूंढा और कहा, महामहिम जेरॉन, शहर में बड़ी संख्या में सैनिक होने चाहिए थे, लेकिन वे सभी किसी कारण से वापस चले गए हैं। जेरॉन को रॉय से यह बताने की जरूरत नहीं थी, वह निश्चित रूप से खुद देख सकता था। उसने उत्सुकता से रॉय से पूछा, आपको क्या लगता है कि वे क्यों पीछे हट गए? रॉय ने जवाब देने से पहले थोड़ा सोचने का नाटक किया। मुझे लगता है कि इसकी सबसे अधिक संभावना यह है कि एक मजबूत दुश्मन सामने आया है। क्या मतलब है तुम्हारा? जेरॉन एक पल के लिए विचलित हो गया। क्या हमारे अलावा कोई और भी शक्तिशाली दुश्मन है? बेशक, रॉय ने सकारात्मक उत्तर दिया। क्या महामहिम रिश्का एक मजबूत दुश्मन नहीं है? हो सकता है कि महामहिम रिश्का ने अन्य शहरों पर हमला किया हो, जिसके कारण यहाँ के एल्विन सैनिक उनका समर्थन करने गए हो। मुझे कोई और कारण नहीं सूझता कि एल्विन क्यों चले गए होंगे। जेरॉन झुंझलाहट में हंसा। ये कैसे संभव है? दूसरे शहर का समर्थन करने का मतलब है यहाँ शहर खोना। एल्विन डेर्यूड इतने मूर्ख नहीं है। इसके अलावा रिश्का की सेना मेरी सेना से ज्यादा मजबूत कैसे हो सकती है? हो सकता है कि पहले ये संभव न रहा हो, लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं है, रॉय ने अर्थपूर्ण लहजे में कहा। महामहिम जेरॉन, पूरे सम्मान के साथ, चूंकि आपको सुदृढ़ीकरण मिल गया है, महामहिम रिश्का को भी मिल जाना चाहिए, है ना? जेरॉन चौंका। तुम्हारा मतलब है? हाँ, यही मेरा मतलब है। पीछे से सुदृढ़ीकरण की जिम्मेदारी महामहिम इग्नाटियस की होनी चाहिए, है ना? इसलिए वह तय करते हैं कि किस पक्ष को कितने सैनिक मिलेंगे। रॉय की आंखें चमक उठी। क्या होगा अगर उन्होंने इनसे ज्यादा सैनिकों को बुलाया लेकिन हमें केवल एक छोटा हिस्सा दिया, जबकि महामहिम रिश्का को बहुमत मिला? जेरॉन चुप हो गया। अगर यह सच है तो रिश्का की सेना निश्चित रूप से मेरी सेना से ज्यादा मजबूत और बड़ी है। हम शुरू से ही इस बात पर सहमत थे कि इग्नाटियस ज्यादातर मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी के राक्षसों को बुलाएगा। भले ही बहुत ज्यादा उच्च श्रेणी के राक्षस न हो, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति निम्न श्रेणी के राक्षसों से कहीं ज्यादा है। अब जबकि मेरे पास केवल कुछ दुष्ट आत्माएं हैं जो बिना किसी उच्च श्रेणी के राक्षस के सुदृढ़ीकरण के रूप में है, कौन जानता है कि इग्नाटियस उन्हें बुलाने में कामयाब रहा या उसने उन सभी को रिश्का को दे दिया। रॉय के शब्दों ने जेरॉन के दिल में संदेह का बीज बो दिया और वह ये कहे बिना नहीं रह सका, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे इग्नाटियस को क्या फायदा होगा? मेरे स्पष्ट शब्दों को क्षमा करें महामहिम जेरॉन, रॉय ने कहा। अगर मुझे गलत याद नहीं आया तो महामहिम रिश्का और महामहिम इग्नाटियस आपसे मिलने एक साथ आए थे। हाँ, जेरॉन ने सिर हिलाया। तो क्या आपको लगता है कि यह संभव है कि महामहिम रिश्का और महामहिम इग्नाटियस ने रास्ते में किसी समझौते पर पहुंच गए हों? रॉय ने उनका मार्गदर्शन करना जारी रखा। उदाहरण के लिए, वह महामहिम रिश्का को और अधिक सुदृढ़ीकरण भेजेगा, और चूंकि उसके पास एक मजबूत सेना है, इसलिए शहरों की घेराबंदी और लूटपाट करने में उसकी दक्षता अधिक है। बदले में महामहिम रिश्का को जो आत्माएं मिलती हैं। रॉय ने सिर्फ इतना कहा और फिर चुप हो गए, लेकिन अंतर्निहित अर्थ पहले से ही बहुत स्पष्ट था, जिससे जेरॉन के लिए अन्यथा सोचना मुश्किल हो गया। हाँ, हो सकता है कि उन दोनों ने गुप्त रूप से वास्तव में एक समझौता कर लिया हो। कोई आश्चर्य नहीं कि इग्नाटियस दानव शहर में रहने के लिए तैयार था और लड़ने और मारने के लिए बाहर नहीं आया। वे पहले से ही एक समझौते पर आ गए होंगे। जिस क्षण जेरॉन ने इस बारे में सोचा, उसने गणना करना शुरू कर दिया कि बढ़ी हुई सैन्य शक्ति के कारण रिश्का को कितनी आत्माएं प्राप्त होंगी। यदि उसे पता न होता और उसने अपने लाभ को मानक के रूप में इस्तेमाल न किया होता, तो रिश्का को मिली अतिरिक्त आत्माओं के बारे में चुप रहना पड़ता। अंत में वे इसे गुप्त रूप से आपस में बांट लेंगे और उसे कुछ नहीं मिलेगा। कमीने, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? रॉय के शब्दों के बाद जेरॉन को आखिरकार समझ आ गई। वह रिश्का और इग्नाटियस को सबसे क्रूर भाषा में गालियां देने से खुद को रोक नहीं सका। कुछ देर तक गाली गलौज करने के बाद आखिरकार वह शांत हुआ और रॉय से पूछा, सौभाग्य से तुम यहाँ हो, अन्यथा मुझे अंधेरे में रखा जाता। अब बताओ, हमें क्या करना चाहिए? वापस लौटकर इग्नाटियस से पूछताछ करनी चाहिए।
नहीं नहीं, ऐसा कभी मत करना। रॉय ने अपना सिर हिलाया। महामहिम ज़ेरोन, क्या आपने इसके बारे में सोचा है? यदि आप महामहिम इग्नाटियस के सामने सैनिकों के अनुचित आवंटन पर अपना संदेह व्यक्त करते हैं और फिर वह इसका इस्तेमाल एक बहाने के रूप में करते हैं कि आप राक्षसों के शहर में रहें और सैनिकों को बुलाएं जबकि वह सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तब तक वे दोनों अपने लाभ को छिपाने में बेलगाम हो जाएंगे। ज़ेरोन को अचानक समझ में आ गया, वास्तव में वह इग्नाटियस से उसके मुंह पर यह बात नहीं पूछ सकता था। महामहिम, ये वैसा ही है जैसा आपने देखा है। अब जबकि महामहिम रिश्का की सेना इतनी मजबूत है, कल्पित बोने उसे एक खतरे के रूप में देखते हैं और उससे लड़ने के लिए सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए शहर को छोड़ना पसंद करेंगे। रॉय ने कहा, दूसरे शब्दों में यह महामहिम रिश्का द्वारा उन आत्माओं को छीनने के बराबर है जो हमारी होनी चाहिए थी। अगर यह जारी रहा तो हमें कम और कम आत्माएं मिलेंगी। ज़ेरोन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं समझ गया। अब हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि रिश्का से आगे निकल जाएं। एल्स के पास सिर्फ इतने ही सैनिक थे। रिश्का जितने ज्यादा सैनिकों को मारती, ज़ेरोन को उतने ही कम सैनिक मारने पड़ते। इन परिस्थितियों में ज़ेरोन सिर्फ सैनिकों की संख्या बढ़ाने के बारे में ही सोच सकता था। अब वह रॉय द्वारा गुमराह किया जा रहा था। वास्तव में एल्वेन सेना के पीछे हटने का रिश्का से कोई लेना देना नहीं था। ज़ेरोन को बस रिश्का की तरफ एक संदेशवाहक भेजने की जरूरत थी ताकि वह देख सके और उसे एहसास हो जाए। लेकिन अब ज़ेरोन गुस्से से भर गया था और उसने इस बारे में नहीं सोचा था। उसका ध्यान इस बात पर था कि वह रिश्का के साथ अकाउंट को लेकर कैसे लड़ सकता है। इसके बाद ज़ेरोन की सेना ने तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। एराथिया राज्य के क्षेत्र में गहराई तक धीरे धीरे रिश्का की सेना से दूर जा रही थी। रॉय चुपचाप देखता रहा। कि कहा जा सकता है कि उसने ये सब गुप्त रूप से बढ़ावा दिया था। चुनौती के पत्र के कारण कल्पित बोने राक्षसों के असली मकसद का पता लगा चुके थे और अपनी रक्षा पंक्तियों को छोटा करना शुरू कर दिया था। और ज़ेरोन ईर्ष्या, क्रोध और लालच के कारण अकेले ही सेना का नेतृत्व करने लगा। उस समय वह संभवतः कल्पित बोनों के घात का सामना करेगा जिन्होंने बेहतर सेनाएं इकट्ठी की थी। बिना रिश्का और इग्नाटियस के उसका समर्थन किए उसका भविष्य अंधकार में था। ये सब रॉय के एक पत्र और कुछ शब्दों का नतीजा था। हालांकि ये छोटी छोटी हरकतें सरल थीं, लेकिन वे सटीक और प्रत्यक्ष थीं, जिसके परिणामस्वरूप ये गंभीर परिणाम सामने आए। राक्षस बनने के बाद से रॉय ने पाया कि वह छल कपट और चालाकी का इस्तेमाल करने में ज्यादा कुशल हो गया है। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये राक्षसों की अंतर्निहित प्रकृति है। बेशक, चूंकि रॉय ज़ेरोन की सेना में था, इसलिए जब ज़ेरोन खतरे में होगा तो वह भी खतरे में होगा। इसलिए रॉय का अगला कदम ये सोचना था कि इससे कैसे बाहर निकला जाए। युद्ध के मैदान में ये बहुत खतरनाक था और अपनी जान बचाना उसकी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। केवल ये सुनिश्चित करके कि वह जीवित रहे, उसके पास ज़ेरोन के नियंत्रण से बचने का मौका होगा। अध्याय 53, राक्षसों को भी उपकरण की आवश्यकता है। रॉय के उकसावे पर ज़ेरोन का आत्माओं को छीनने का युद्ध शुरू हो गया। मार्च को तेज करने के लिए ज़ेरोन ने सेना के एक छोटे से हिस्से को पीछे छोड़ दिया और उन्हें घेराबंदी के उपकरणों को ले जाने और धीरे धीरे पकड़ने के लिए कहा। रॉय के सुझाव पर यह कार्य फैट टाइगर को सौंपा गया, जिसने इस उपकरण को ले जाने के लिए हिलहाउंड और छोटे राक्षसों के एक समूह का नेतृत्व किया। मोटा बाघ रॉय से अलग होने के लिए अनिच्छुक था और रॉय के पैरों से रगड़ता रहा, लेकिन रॉय चाहता था कि वह उसे खतरे से बचाने के लिए उपकरणों को ले जाए। आने वाले दिनों में ये दानव सेना किसी भी समय संयुक्त एल्वेन सेना का सामना कर सकती थी। रॉय को चिंता थी कि अराजक युद्ध के मैदान में मोटा बाघ घायल हो जाएगा, इसलिए उसने उसे धीरे धीरे पकड़ने के लिए पीछे छोड़ दिया। मार्च की गति बढ़ाने का प्रभाव तत्काल था। एवली कल्पित बोने दानव सेना के आक्रमण के कारण नागरिकों को निकाल रहे थे। हर जगह बिखरे हुए गांव थे और कल्पित बोने पूर्व की ओर कल्पित राजधानी की ओर निकल रहे थे। मूल रूप से वे दानव सेना के आने से पहले शहर में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन ज़ेरोन की दानव सेना ने अचानक गति बढ़ा दी। पलायन करने वाले कई कल्पित बोने अचानक पकड़े गए और आधे रास्ते में ही फंस गए। यदि ये प्रवासी कल्पित बोने केवल नाश्ता थे, तो चौथे दिन मुख्य कल्पित बल की एक टुकड़ी के साथ मुठभेड़ एक दावत थी। इस डिवीजन का नेतृत्व उलन नामक एक डेल्यूड ने किया था। दानव सेना का लक्ष्य गोल्ड ड्रैगन क्वीन था और उसने अहंकार से कल्पित बोनों को चुनौती का पत्र भी भेजा था। ये खबर कल्पित बोनों में फैल गई थी और हर जगह डेल्यूड क्रोधित हो गए थे। राक्षसों को सफल होने से रोकने के लिए वे क्रमिक रूप से उन शहरों को छोड़कर चले गए जहां वे तैनात थे और गोल्ड ड्रैगन के घोंसले के समर्थन में भाग गए। गोल्ड ड्रैगन क्वीन का घोंसला एल्वेन राजधानी मिडलहम से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। वे दोनों भूमि के पूर्वी हिस्से में थे। अब जब ज़ेरोन और उसके सैनिक भी इसी दिशा में जा रहे थे, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे पीछे हटते हुए एल्वेन सैनिकों से टकराएंगे। डेल्यूड उलन के नेतृत्व वाली सेना बहुत बड़ी थी और ज़ेरोन की सेना के बराबर थी। जब दोनों पक्ष आमने सामने हुए तो भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में उच्च श्रेणी के दानव ज़ेरोन ने असाधारण जादुई शक्ति का प्रदर्शन किया। जब उसका सामना छोटे पैमाने की सेना से हुआ तो उसने जादू का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अब ऐसा न करना असंभव था। अगर उसने सेना को अपने दम पर लड़ने दिया होता तो भले ही वह जीत जाती, लेकिन ये सैनिकों की संख्या में भारी कमी की कीमत पर होता। इसलिए युद्ध की शुरुआत से ही सैनिकों से घिरे ज़ेरोन ने अपनी दरांती उठाई। दरांती से लगातार जादुई रोशनी निकल रही थी और दानव सेना को शील्ड, स्टोन स्किन, फायर शील्ड, ब्लडल स्लेयर और प्रिसिशन जैसे जादू से ढक दिया। रॉय भी स्वाभाविक रूप से मंत्रमुग्ध था। इस समय वह ज़ेरोन की जादुई शक्ति से चकित था। अगर रॉय खुद पर ब्लडल्स का इस्तेमाल करता तो वह अकेले शारीरिक शक्ति के मामले में ज़ेरोन के खिलाफ मुश्किल से लड़ पाता, लेकिन एक बार ज़ेरोन का शक्तिशाली जादू प्रकट होने के बाद वह रॉय को आसानी से हरा सकता था। राक्षसों के लिए भी उनके शरीर की शक्ति की एक सीमा थी, लेकिन जादू अलग था। आप न केवल खुद को मंत्रमुग्ध कर सकते थे, बल्कि आप दुश्मन को भी कमजोर कर सकते थे। इस बदलाव के परिणामस्वरूप युद्ध शक्ति में बहुत बड़ा अंतर आएगा। सभी प्रकार के मंत्रों से मंत्रमुग्ध होने के बाद रॉय, एक निम्न श्रेणी का दानव, आसानी से मध्यम स्तर के एल्वेन सैनिकों के खिलाफ लड़ सकता था। डेल्यूड उलन की सेना में न केवल बोने, लकड़ी के कल्पित बोने और चांदी के पेगासी थे, बल्कि बहुत सारे डेंड्रॉइड रक्षक और यूनिकॉर्न भी थे। यूनिकॉर्न बर्फ जैसे सफेद घोड़े थे जो तंदुरुस्त और बहुत मांसल थे। उनके माथे पर एक लंबा सर्पिलाकार का और नुकीला सींग था। जब ये यूनिकॉर्न हमला करने के लिए इकट्ठे होते थे तो ये काफी भयानक और डरावना होता था। दानव सेना को कभी भी टुकड़े टुकड़े किया जा सकता था, इसलिए इन यूनिकॉर्न को खत्म करना दानव सेना की प्राथमिकता बन गई। इससे पहले कि यूनिकॉर्न इकट्ठा होकर हमला कर पाते, ज़ेरोन ने उन पर मास्लो का जादू कर दिया था। उनके पैरों के पास मोटी भारी मिट्टी दिखाई दी, जिससे उनकी हरकतें बुरी तरह बाधित हो गईं। इस मौके का फायदा उठाते हुए रॉय और लंबी सींग वाले राक्षसों और बुरी आत्माओं के एक समूह ने उन्हें घेर लिया और मारना शुरू कर दिया।
रॉय एक ऐसे गेंडे से लड़ रहा था जो एक ऐसी आभा उत्सर्जित कर रहा था जो शुद्ध थी, जिससे रॉय एक राक्षस बहुत असहज हो गया। आखिरकार किंवदंतियों में गेंडा पवित्र प्राणी और संयमित राक्षस थे। इस तरह रॉय शुरू से ही बेहद सावधान था। हालांकि गेंडा हमला नहीं कर सकता था, फिर भी वह अपने सिर को आगे बढ़ा सकता था और हमला करने के लिए अपने सींग का इस्तेमाल कर सकता था। रॉय बहुत लंबा था और स्वाभाविक रूप से उसके पास बहुत बड़े क्षेत्र थे जहां वह घायल हो सकता था, जिससे सींग के लिए उसे छेदना आसान हो जाता था। हालांकि जब असली लड़ाई शुरू हुई तो रॉय को एहसास हुआ कि यह गेंडा बस इतना ही था। जब रॉय ने इस गेंडे पर बगल से हमला करने की कोशिश की तो वह उसके सींग से गिर गया। हालांकि रॉय के पास ज़ेरोन द्वारा डाले गए स्टोन स्किन और शील्ड मंत्र थे। साथ ही उसके साइकोकिनेसिस द्वारा संघनित हवा की दीवार ने प्रभाव को कम किया, इसलिए केवल उसकी छाती में थोड़ी घुटन महसूस हुई। रॉय का आत्मविश्वास नाटकीय रूप से बढ़ गया। उसने अपनी पूंछ को आगे बढ़ाया, यूनिकॉर्न की पीठ को जकड़ा और अपने दोनों हाथों को उसकी गर्दन पर दबाया और जोर से धक्का दिया, जिससे यूनिकॉर्न नीचे गिर गया। गेंडा गिरते ही चीख उठा। कुछ 100 किलोग्राम का भार जमीन पर गिरा, जिससे जोरदार धमाका हुआ। जब वह अपने चार खुरों को हिलाकर वापस उठने की कोशिश कर रहा था तो रॉय के दाहिने पंजे ने उसकी गर्दन को छेद दिया। चमकीले लाल खून ने शुद्ध सफेद फर को दाग दिया। रॉय ने यूनिकॉर्न को वापस लड़ने का कोई मौका नहीं दिया। उसे मारने के लिए अपने पंजे अंदर बाहर से घुसाए। जीवन और मृत्यु की लड़ाई में दया के लिए कोई जगह नहीं थी। यूनिकॉर्न के मरने के बाद एक आत्मा तेजी से बाहर निकली। हालांकि इस आत्मा का आकार बहुत छोटा था। यह एक पौराणिक प्राणी था, लेकिन इसकी आत्मा में कुछ भी अनोखा नहीं था। आत्मा का आकार और गुणवत्ता किसी प्राणी की ताकत से संबंधित नहीं थी, बल्कि उसकी आध्यात्मिक बुद्धि से संबंधित थी। हालांकि यूनिकॉर्न पवित्र थे, लेकिन इस तरह के प्राणी बहुत सरल दिमाग वाले थे। वे बुद्धिमान प्राणियों की तुलना में जंगली जानवरों की तरह अधिक थे, इसलिए यह बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं था कि उनकी आत्माएं छोटी थीं। लेकिन रॉय के लिए मच्छर चाहे कितने भी छोटे क्यों न हो, वे भी मांस ही थे। इस तरह के अराजक युद्ध के मैदान में यह उसके लिए आत्माओं को प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा अवसर था, इसलिए उसने इस आत्मा को जाने नहीं दिया। इसे जल्दी से सिस्टम में संग्रहित करने के बाद रॉय तुरंत अगले लक्ष्य पर चला गया। युद्ध के मैदान में यह कहा जा सकता है कि ज़ेरोन के जादू ने उलेन को पूरी तरह से दबा दिया। एक योगिनी के रूप में उलेन को प्रकृति और शांति से प्यार था और इस प्रकार वह ज़ेरोन जैसे राक्षसों से आंतरिक रूप से अलग था। ज़ेरोन जैसे उच्च श्रेणी के राक्षसों को लड़ना और मारना पसंद था और जादू का उनका व्यवहारिक उपयोग उलेन से कहीं आगे था। हालांकि उलेन अपने सैनिकों की मदद करने के लिए जादू का उपयोग करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके जादू की गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही ज़ेरोन के जादू से अतुलनीय थे। ज़ेरोन के जादू ने उलेन के जादू से कहीं ज्यादा बड़े क्षेत्र को कवर किया। जादू ज्यादा समय तक चलता था और यहाँ तक कि उसकी कास्टिंग स्पीड भी तेज थी। इस तरह उलेन ज़ेरोन का मुकाबला कैसे कर सकता था? शुरुआत में दोनों पक्षों की संख्या समान होने के बावजूद समय बीतने के साथ साथ कल्पित बॉनों की कमियां धीरे धीरे दिखने लगी। दानव सेना के पास कई जादू थे, जिसके परिणामस्वरूप सैन्य शक्ति अधिक मजबूत हो गई। अक्सर एक दानव 2-3 या उससे भी अधिक कल्पित बॉनों को मार सकता था। यहाँ तक कि मोटी त्वचा वाले डेंड्रॉइड रक्षक भी राक्षसों की घेराबंदी में एक के बाद एक मर गए। उलेन बेवकूफ नहीं था। यह एहसास होने के बाद कि वह जीत नहीं सकता, उसने अपने सैनिकों को यथासंभव बचाने के लिए काम किया। उसने सहायक जादू करना बंद कर दिया और दोनों पक्षों को अलग करने की कोशिश करने के लिए लगातार अग्नि दीवारों को बुलाना शुरू कर दिया। जैसे ही युद्ध के मैदान में आग भड़की, उलेन ने अपने सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और भागने की तैयारी करने लगा। ज़ेरोन निश्चित रूप से उलेन को भागने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने उलेन के बचे हुए सैनिकों पर बार बार चेन लाइटनिंग से गोली चलाई। हालांकि चेन लाइटनिंग दुश्मन और उसके सैनिकों के बीच अंतर नहीं कर सकता था। अगर वे बहुत करीब होते तो वह उन पर भी हमला कर सकता था। रॉय युद्ध के मैदान में घूम रहा था और आत्माएं छीन रहा था, जबकि ज़ेरोन ध्यान नहीं दे रहा था। नतीजतन एक चेन लाइटनिंग अचानक कूद गई और उसे मार दिया। बिजली बहुत तेज थी। जब तक रॉय ने उसे देखा तब तक उसे बचाना बहुत देर हो चुकी थी। उस बिजली के झटके से वह स्तब्ध रह गया। सौभाग्य से ये चेन लाइटनिंग छलांग के अंत में बहुत शक्तिशाली नहीं थी, इसलिए वह केवल लकवाग्रस्त हो गया, न कि उन कल्पित बॉनों की तरह जो अभी अभी मारे गए थे। फिर भी रॉय कुछ समय के लिए हिल नहीं सका। अगर उलेन ने अपनी सेना को वापस लेने के लिए इकट्ठा नहीं किया होता तो उसके लकवाग्रस्त होने का मतलब था कि उस पर हमला हो सकता था। थोड़ी देर बाद रॉय आखिरकार थोड़ा बहुत चलने लगा। उसने अपने दांत पीस लिए और जल्दी से फिर से आत्माओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। रॉय ने पहले ही इस बारे में सोच लिया था। इस जादुई दुनिया में उसे यकीन था कि जादूरोधी उपकरण का एक टुकड़ा लेना जरूरी है। चेन लाइटनिंग से मारे जाने के बाद उसे लगा कि अब यह और भी जरूरी है। जल्द ही जब तक उसने पर्याप्त संख्या में आत्माएं एकत्र कर ली, वह अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर सका। कस्टम मेड डेमन किंग अध्याय 54 प्लॉट का क्रमिक समापन। कस्टम मेड डेमन किंग अध्याय 54 प्लॉट का क्रमिक समापन। ऑनलाइन पढ़े सभी पृष्ठ उपन्यास बिन। अध्याय 54 कथानक का क्रमिक समापन। जब उलेन शेष एल्वेन सैनिकों के साथ भाग निकला तो यह मुठभेड़ पीछा करने में बदल गई। आत्माओं के लालच में ज़ेरोन निश्चित रूप से किसी भी दुश्मन को भागने नहीं देना चाहता था। हालांकि ये जगह आखिरकार कल्पित बॉनों के प्रभाव क्षेत्र में थी और उलेन इलाके से बहुत अधिक परिचित था। जंगल में अपने सैनिकों को ले जाने के बाद ज़ेरोन जल्दी ही उनका पता खो बैठा। डेरियूर प्रकृति के उपासक और रक्षक थे। वे प्रकृति की रक्षा करते थे और बदले में प्रकृति भी उनकी रक्षा करती थी। इस प्रकार जब उलेन जंगल में घुसा तो पूरा जंगल उसके रास्ते छिपाने में उसकी मदद कर रहा था। ऊंचे पेड़ों की हरी भरी पत्तियां झड़ गईं और गिरते पत्तों से पूरा आसमान दृश्य को अवरुद्ध कर रहा था। घास अचानक बेतहाशा बढ़ गई और एल्वेन सैनिकों के रास्तों को ढक दिया। जंगल में झाड़ियां फैल गईं, जिससे जंगल के सभी रास्ते अवरुद्ध हो गए और राक्षसों को आगे बढ़ने से रोका गया। इन परिस्थितियों में कल्पित बॉने सफलतापूर्वक बच निकले, जिससे ज़ेरोन क्रोधित होकर दहाड़ने लगा। हालांकि उसने गुस्से में जंगल में आग लगा दी, लेकिन इससे न केवल कोई मदद नहीं मिली, बल्कि इसने राक्षस सेना के रास्ते भी रोक दिए। हालांकि राक्षसों को आग से डर नहीं लगता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें आग से कोई नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार अंत में ज़ेरोन केवल अजीब तरह से पीछा रोक सकता था और अपने सैनिकों के साथ वापस लौट सकता था। राक्षस सेना को भी पुनर्गठित करने की आवश्यकता थी। जंगल की आग बुझने से पहले वे आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए उन्हें पहले युद्ध के मैदान को साफ करना था। जबकि कल्पित बॉनी युद्ध में अपने कई सैनिकों को खो चुके थे, राक्षसों का भी कुछ खास हाल नहीं था। कई राक्षसों को मार दिया गया और बाहर निकाल दिया गया। अगर ज़ेरोन का जादू उलेन के जादू से ज्यादा शक्तिशाली न होता तो इस युद्ध के नतीजे अकल्पनीय होते।
जेरॉन को आखिरकार 600 आत्माएं मिली, लेकिन रॉय ने युद्ध के मैदान में चुपचाप 140 आत्माएं छीन ली, जो काफी ज्यादा थी। गणित के हिसाब से इसका मतलब था कि एल्स ने कम से कम 800 लोगों को खो दिया था, लेकिन चुन के उलट बच गया था। जेरॉन को नहीं पता था कि वहां कितने सैनिक थे और इसलिए उसे इस आंकड़े पर बिल्कुल भी संदेह नहीं था। लड़ाई जितनी बड़ी होगी, रॉय उतनी ही ज्यादा आत्माओं को लूट सकता है। वैसे भी चुन की दानव अनुबंध में खामियां थी, तो वह खुद के साथ अन्याय क्यों करेगा। जेरॉन द्वारा रॉय का हिस्सा सौंपे जाने के बाद रॉय को इस लड़ाई में कुल 200 आत्माएं प्राप्त हुई। इसके अलावा पहले की तुलना में अब उसके पास लगभग 300 आत्माएं थीं। दानव दुनिया के रसातल में ये संख्या उसके लिए अकल्पनीय थी। रसातल में उसे अपने दम पर लड़ना था और इस संख्या तक पहुंचने में उसे 1 महीना लग जाता, लेकिन यहाँ उसने कुछ लड़ाइयों में भाग लिया था और इतने सारे प्राप्त किए थे, ऐसा लगता था कि राक्षसों को युद्ध पसंद करने का एक कारण था। 300 आत्माएं बहुत ज्यादा लगती थी, लेकिन रॉय की योजनाओं के लिए यह पर्याप्त थी, क्योंकि जेरॉन ने उसे जो 100 या उससे अधिक आत्माएं दी थी, वे छोटी आत्माएं थीं और उनमें आत्मिक शक्ति भी कम थी। सौभाग्य से ये पूर्वानुमान लगाया जा सकता था कि जेरॉन और उसकी सेना एल्वो के साथ और अधिक लड़ाई लड़ेगी और रॉय के पास अभी भी आत्माओं को इकट्ठा करने के कई अवसर थे। उलन की उपस्थिति ने इस बात की पुष्टि की कि कल्पित बोने अपनी राजधानी की ओर बढ़ रहे थे। जब तक जेरॉन आगे बढ़ता रहेगा, वह उनसे मुठभेड़ करता रहेगा। अब रॉय को केवल इस बात की चिंता थी कि जेरॉन की सेना कम होती जाएगी, क्योंकि वे और अधिक लड़ेंगे। जेरॉन का जादू कितना भी भयानक क्यों न हो, युद्ध में कोई नुकसान न होना असंभव था। जितने अधिक हताहत होंगे लड़ाई के दौरान, रॉय उतना ही अधिक खतरे में होगा। तब आत्माओं को छीनना इतना आसान नहीं होगा। इस पर विचार करने के बाद रॉय ने निर्णय लिया कि उसे जेरॉन को अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने का कोई रास्ता खोजने के लिए राजी करना चाहिए। हालांकि रॉय ने इन उच्च श्रेणी के राक्षसों के बीच की साजिश और लड़ाई को स्पष्ट रूप से कम करके आंका था। जब रॉय ने उल्लेख किया कि उन्होंने बहुत सारे सैनिकों को खो दिया है और अपने अगले कदम के लिए नुकसान में है, तो जेरॉन ने तुरंत एक निर्णय लिया और आसपास के लोगों से मदद मांगी। अगर वह दानव शहर से इग्नाटियस के सुदृढ़ीकरण का इंतजार करता, तो जेरॉन की सेना को रुकना पड़ता और लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता। जेरॉन आत्माओं को पकड़ने की अपनी वर्तमान गति को बनाए रखना चाहता था, इसलिए उसने रिश्का की सेना पर अपनी नजरें गड़ा दी। हालांकि उनके बीच काफी दूरी थी, फिर भी ये दानव शहर से ज्यादा नजदीक था। जेरॉन एल्वेन सेना की मुख्य सेना से लड़ने में भारी नुकसान उठाने के बहाने का उपयोग करना चाहता था, ताकि वह रिश्का को कुछ सैनिकों को स्थानांतरित करने के लिए कहने के लिए किसी को भेज सके। इस धूर्ततापूर्ण कदम से रॉय अचंभित रह गया और उसे लगा कि जेरॉन बेईमान है। इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि रिश्का की सेना को इग्नाटियस से अधिक सुदृढ़ीकरण नहीं मिला था, भले ही उसे मिल गया हो, जेरॉन की चाल ने रिश्का के लाभ को तुरंत शून्य कर दिया होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि रॉय की शह काम कर गई। उच्च पदस्थ राक्षसों के बीच ये बातें अक्सर होती रहती थीं। वास्तव में इस बारे में सोचे, रसातल में इतने बड़े पैमाने पर जनशक्ति होने का मतलब है कि राक्षस लगातार अधिक सैनिकों को बुला सकते हैं। लेकिन दूसरी जातियों के बारे में क्या? वे अपनी सैन्य शक्ति का निर्माण करने के लिए जन, खेती, प्रशिक्षण पर निर्भर हैं। राक्षसों के साथ उनकी असमानता केवल थोड़ी सी नहीं है। इन परिस्थितियों में इस दुनिया पर राक्षसों का पूरी तरह से कब्जा न होने का एकमात्र कारण यह है कि इन प्रमुख उच्च श्रेणी के राक्षसों में बहुत अधिक अंतर्कलह है। यह एहसास होते ही रॉय को तुरंत पता चल गया कि वह रिश्का तक के पत्र पहुंचाने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। उसने शुरू में रिश्का के पास जाने के बारे में सोचा था ताकि एक ऐसी कहानी गढ़ी जा सके जिससे ये पुष्टि हो सके कि रिश्का और इग्नाटियस के बीच मिलीभगत है। लेकिन अब जब उसे पता चल गया कि उन तीनों के बीच आपसी लड़ाई है, तो उसने समझ लिया कि वह इसमें शामिल नहीं हो सकता। जेरॉन किसी को सहायता राशि मांगने के लिए भेज सकता था, लेकिन क्या होगा यदि रिश्का अपने हितों से समझौता नहीं करना चाहता था और सहायता राशि भेजने के लिए तैयार नहीं था? अनुरोध को अस्वीकार करना अभी भी ठीक था। चिंता की बात यह थी कि रिश्का सीधे संदेशवाहक को मार देगा और ये दिखावा करेगा कि उसे संदेश मिला है। बाद में टकराव होने पर वह इसका दोष कल्पित बोनो पर डाल सकता था, ये कहते हुए कि संदेशवाहक को कल्पित बोनो ने रोक लिया था। अगर रॉय पत्र पहुंचाता तो वह बदकिस्मत हो सकता था। संदेह मत करो, रसातल में यह मान लेना हमेशा सबसे अच्छा था कि राक्षसों के इरादे सबसे बुरे होते हैं। जेरॉन पहले रॉय को भेजना चाहता था, लेकिन रॉय ने अपनी कम श्रेणी के राक्षस की पहचान का इस्तेमाल करके मना कर दिया। जेरॉन को लगा कि यह बात सही है, इसलिए उसने पत्र पहुंचाने के लिए एक दुष्ट आत्मा को भेजा। अगर रिश्का सेना भेजने के लिए राजी हो जाता, तो मध्यम श्रेणी के दानव के लिए उन्हें वापस लाना ज्यादा उपयुक्त होता। रॉय के साथ मध्यम श्रेणी के दानव संभवतः उसके आदेशों का पालन नहीं करेंगे और जल्दी से वापस लौट जाएंगे। एक बार जब दुष्ट आत्मा चली गई, तो रॉय ने सावधानी से जेरॉन से पूछा कि अगर रिश्का ने सुदृढ़ीकरण नहीं दिया तो वह क्या करेगा। हालांकि इससे जेरॉन को कोई परेशानी नहीं हुई। रॉय ने अनुमान लगाया कि उसके पास सुदृढ़ीकरण प्राप्त करने का एक और भी तेज तरीका है, मौके पर एक जादुई संरचना तैयार करना और राक्षसों को बुलाना। एकमात्र नुकसान यह था कि यह जेरॉन की बहुत सारी जादुई शक्ति का उपभोग करेगा। वह धीरे धीरे अपना जादू वापस पा सकता था, लेकिन युद्ध के दौरान अगर उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं बची तो गंभीर परिणाम हो सकते थे। इस प्रकार यह तरीका शायद अंतिम उपाय था, और वह इसका उपयोग केवल तभी करेगा जब उसका नुकसान बहुत अधिक हो। किसी भी स्थिति में सेना को पुनर्गठित करने के बाद रॉय ने जेरॉन की सेना का पीछा किया और मार्च जारी रखा। बस रॉय को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग भी उसकी मदद कर रहा था, और उसका अनुमान सच हो गया। 2 सप्ताह के बाद न तो उन्हें रिश्का से कोई अतिरिक्त सैनिक दिखाई दिया, न ही वह दुष्ट आत्मा जो पत्र देने गई थी। कस्टम मेड डेमन किंग हैश अध्याय 55 जादू खाली है। कस्टम मेड डेमन किंग अध्याय 55 पढ़ें। जादू खाली है ऑनलाइन सभी पृष्ठ उपन्यास बिन। पिछले 2 हफ्तों में जेरॉन की सेना ने बहुत तेजी से यात्रा नहीं की थी। इसके बावजूद रिश्का की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई थी। रॉय ने सोचा वह दुष्ट आत्मा शायद मर चुकी है। अगर वह ऐसा सोच सकता था, तो जेरॉन भी ऐसा सोच सकता था। जेरॉन क्रोधित हो गया। उसने सोचा था कि भले ही रिश्का बहुत ज्यादा सेना भेजने के लिए तैयार न हो, लेकिन वह कुछ 10 या 100 सेनाएं जरूर भेजेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि रिश्का उसे वाकई मुश्किल में छोड़ देगी। गुस्से में आकर जेरॉन ने किसी को पानी लाने का आदेश दिया और अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करने की परवाह किए बिना उसने रिश्का से संपर्क करने के लिए जल दर्पण मंत्र का प्रयोग किया। इस दुनिया में भी संचार के लिए इस तरह का जादू था। हालांकि इस दुनिया के तत्वों के अधिक सक्रिय होने के कारण लंबी दूरी के संचार जादू में बहुत अधिक हस्तक्षेप होता था, जिससे विकृति, भाषण, भ्रम आदि होता था। इसलिए उन्होंने इस पद्धति का उपयोग केवल तभी किया जब कोई तत्काल आवश्यकता होती थी, अन्यथा वे अभी भी पत्र भेजने की अधिक पारंपरिक विधि का उपयोग करते थे।
वाटा मेरा मंत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समान था। रॉय के देखते ही जेरॉन रश्का से संपर्क करने में कामयाब हो गया। पानी में रश्का धुंधली और विकृत दिख रही थी। संपर्क स्थापित होने के बाद जेरॉन रश्का की छवि पर चिल्लाया, लानत है रश्का, अगर तुम मुझे सुदृढ़ीकरण नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भेजे संदेशवाहक को क्यों मार रही हो? क्या रश्का को जवाब देने में बहुत समय लगा। वह भ्रमित लग रहा था, शायद इसलिए कि वह जेरॉन की बात साफ साफ नहीं सुन पा रहा था। जेरॉन के पास इसे दोहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रश्का हैरान था क्योंकि उसने जवाब दिया, तुमने मुझे पत्र देने के लिए किसी को भेजा था, मुझे कुछ नहीं मिला। सामने की आवाज भी विकृत थी, लेकिन जेरॉन अभी भी समझ सकता था कि क्या कहा गया था। वह दहाड़ते हुए सहन नहीं कर सका, अभी भी दिखावा कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो और इसका दोष कल्पित बोनो पर डाल सकते हो। नहीं जेरॉन, मेरी बात सुनो, रश्का ने जल्दी से समझाया, मैं एराथिया की पूर्व की ओर नहीं जा रही हूँ, बल्कि मैं अब उत्तर की ओर बढ़ रही हूँ। मुझे आधे रास्ते में इग्नाटियस से खबर मिली, लॉर्ड लूसिफर एराथिया पर हमला करने में मदद करने के लिए जाइडा को भेजना चाहते थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एराथिया पहुंचने के बाद जाइडा ने हमें धोखा दिया और अपना खुद का समूह बनाना चाहता था। इग्नाटियस के स्काउट्स ने उत्तर में उसका पता लगा लिया था और वह चाहता था कि मैं उसे पकड़ लूं। मैं पूर्व की ओर नहीं गई, तो मुझे आपका पत्र कैसे मिला? बकवास, जाइडा ने हमें धोखा दिया, यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? कनेक्शन स्थिर नहीं था, और भले ही जेरॉन ने केवल थोड़ी बहुत आवाजें सुनी हो, लेकिन उसने जाइडा और विश्वासघात कीवत को पकड़ लिया। उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ, भले ही जाइडा ने हमें धोखा दिया हो, लेकिन इग्नाटियस ने मुझे संदेश क्यों नहीं भेजा? मुझे कैसे पता चलेगा? रश्का सवालों से अधीर हो रही थी। जाइडा को पकड़ने के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ, वह तुम्हें क्यों बताएगा? उसने कहा था कि वह मेरी जगह लेगा और तुम्हारे साथ मिलकर कल्पित बोनो पर हमला करेगा। उसे तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें सुदृढ़ीकरण के लिए उसकी तलाश करनी चाहिए। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? जेरॉन ने रश्का की बातें सुनी, लेकिन अपनी पूर्वधारणा के कारण वह रश्का की कही गई बातों पर संदेह करता रहा। रॉय सुनते हुए मन ही मन हंस रहा था। पिछले 2 हफ्तों में जेरॉन की सेना को 3 बड़े पैमाने पर लड़ाइयों का सामना करना पड़ा था, और वे सभी एल्विन डेल्यूज के नेतृत्व वाली सेनाएं थी। धीमी प्रगति और लड़ाइयों के कारण भले ही रश्का ने कोई सुदृढ़ीकरण न भेजा हो, इग्नाटियस के सुदृढ़ीकरण आ जाने चाहिए थे। समस्या ये थी कि पीछे से कोई सुदृढ़ीकरण नजर नहीं आ रहा था। मान ले कि रश्का सच बोल रहा था और वह उस दानव जाइडा का शिकार करने गया था और इग्नाटियस ने जेरॉन के साथ युद्ध करने के लिए उसकी जगह ले ली, तो ये समझ में नहीं आया कि इग्नाटियस ने कोई सुदृढ़ीकरण नहीं भेजा था। वे शुरू में सहमत हुए थे कि इग्नाटियस उच्च स्तरीय राक्षसों को बुलाएगा और उन्हें सुदृढ़ीकरण के रूप में जेरॉन भेजेगा, लेकिन अब न केवल वह दुष्ट आत्मा दूत गायब हो गया था, बल्कि सुदृढ़ीकरण भी गायब था। इसका मतलब यह था कि यह वास्तव में संभव था कि उन्हें कल्पित बोनो ने रोक लिया और मार डाला। इग्नाटियस ने वास्तव में उच्च स्तरीय राक्षसों को सुदृढ़ीकरण के रूप में भेजा होगा, लेकिन जेरॉन के लिए आधार लगभग समान ही था। हालांकि आत्माओं को छीनने के लिए रॉय के उकसावे के तहत जेरॉन उस स्थान से बहुत दूर चला गया था जहां उसे होना चाहिए था। इग्नाटियस की तुलना में उसके सैनिक अब बहुत आगे थे, और इग्नाटियस शायद इस बात से अनजान था। अगर उसने सैनिकों को उस स्थान के आधार पर भेजा जहां उसे लगता था कि जेरॉन होना चाहिए, तो आने वाले सैनिकों को शायद ये भी पता नहीं होगा कि जेरॉन कहां है। इसके अलावा खोई हुई सेना पर कल्पित बोने हमला कर सकते थे। अगर ऐसा था तो ये समझ में आता है कि सुदृढ़ीकरण क्यों नहीं था। ये स्थिति रॉय की उम्मीदों से परे थी। हालांकि यह उसकी व्यवस्थाओं के कारण हुआ था, लेकिन कल्पित बोने उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ गए थे। रॉय ने शुरू में सोचा था कि जेरॉन कल्पित बोनों के घात और घेरे में तभी आएगा जब वह उनकी राजधानी के पास पहुंचेगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि घात जल्द ही होने वाला था। इन 2 सप्ताहों के दौरान जिन एल्विन बलों का उन्होंने सामना किया था, अब उनका उद्देश्य जेरॉन की सेना के सटीक स्थान की पुष्टि करना और सेना की युद्ध शक्ति को यथासंभव समाप्त करना प्रतीत होता था। वे संयोगवश हुई मुठभेड़ें नहीं थी। हालांकि स्थिति रॉय की उम्मीदों से परे थी, लेकिन रॉय घबराया नहीं। उसने पहले ही 3 लड़ाइयों से लगभग पर्याप्त आत्माएं जमा कर ली थी। अब उसके पास 600 से ज्यादा आत्माएं थी और अब वह तैयारी कर सकता था। रश्का से बातचीत के बाद जेरॉन उलझन में लग रहा था। हालांकि उसे रश्का पर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन अगर उसने जो कहा वो सच होता तो क्या होता? जेरॉन निश्चित रूप से जाइडा को जानता था। वह एक और उच्च श्रेणी का दानव था जो लूसिफर फ्रीगन की सेवा करता था। जेरॉन और बाकी लोगों का दृढ़ विश्वास था। लूसिफर फ्रीगन दानव राजा लूसिफर के अवतारों में से एक था, इसलिए वे उसकी सेवा करने के लिए तैयार थे और बहुत वफादार थे। हालांकि जाइडा इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। वह महत्वाकांक्षी था और हमेशा विद्रोह के संकेत दिखाता था। जेरॉन और अन्य लोग बता सकते थे, इसलिए जब रश्का ने कहा कि जाइडा ने विद्रोह कर दिया है और अपने दम पर रहना चाहता है, तो यह वास्तव में संभव था। अब कल्पित बोनों पर हमला करने के ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में जाइडा ने ऐसा करके जेरॉन और बाकी लोगों को चौंका दिया। खासतौर पर जेरॉन को वह जाइडा को पकड़ने, उसे वापस रसातल में लाने और उसकी आत्मा को 666 दिनों और रातों तक पवित्र जल में डुबोने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। हालांकि वह इग्नाटियस से संपर्क करना चाहता था, लेकिन जेरॉन को यह थोड़ा शर्मनाक लगा। वह नहीं चाहता था कि इग्नाटियस उसका उपहास करे। जब इग्नाटियस को पता चले कि उसने योगदान और आत्माओं को हड़पने के लिए अपनी स्थिति से भटकाव किया है, दोस्तों हमारे इस पर विचार करने के बाद जेरॉन ने अपनी जादुई शक्ति का और अधिक उपयोग नहीं किया, बल्कि उसे बचाकर रखने की योजना बनाई ताकि मौके पर ही दानवों को बुलाया जा सके। हाँ, जेरॉन को लगा कि कुछ तो होने वाला है। हालांकि वह ये नहीं बता सकता था कि क्या गड़बड़ है, लेकिन खतरे को भांपने की एक राक्षस की स्वाभाविक समझ ने उसे अपने कार बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। सौभाग्य से सेना ने कल्पित बोनों की खदानों से गुजरते समय बहुत सारी सामग्री लूट ली थी, इसलिए उसे बुलाने के लिए सामग्री की कमी नहीं थी। पैटर्न को उकेरने और उसमें पारा डालने के बाद एक सरल बुलाने का गठन आकार ले लिया। डिलीटेड सीन्स ऑफ वास्तव में दानव को बुलाने की रस्में बहुत जटिल होने की आवश्यकता नहीं थी। छिपकली की पूंछ, भीगे हुए आंतरिक अंगों आदि का उपयोग करने की मानवीय प्रथा आवश्यक नहीं थी। रसातल के द्वार को खोलने का सार बुलाने वाले की जादुई शक्ति थी। रॉय ने बगल से ध्यान से देखा। रसातल का द्वार खोलने के लिए जादुई संरचना और उत्कीर्ण पैटर्न ऐसी चीजें थी जिन्हें रॉय ने पहले ही दिल में ठान लिया था। वह जो देखना चाहता था वह जेरॉन की जादुई शक्ति की इनपुट दिशा थी। इस समय जेरॉन रॉय की उपस्थिति के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। वह इतना चिंतित था कि उसने सोचा भी नहीं था कि रॉय उसे देख रहा होगा। इसलिए जब वह जादू के गठन के बगल में खड़ा हुआ और जादुई शक्ति डालने के लिए उसमें अपनी राक्षसी दरांती रखी, तो रॉय ने आसानी से जादुई गठन के शुरुआती रास्ते को देख लिया।
जादुई संरचना में चमक सबसे पहले बाहरी किनारे पर स्थित दानव पात्रों से चमकने लगी, फिर अंदर की ओर बढ़ी और अंत में संरचना के केंद्र में पेंटाग्राम तक पहुंच गई। ये प्रक्रिया काफी छोटी थी और ध्यान दिए बिना आप सोच सकते थे कि संरचना पूरी तरह से चमक गई है, लेकिन रॉय ने इसे नोटिस किया क्योंकि उसने इस पर विशेष ध्यान दिया था। जेरॉन ने एक बार कहा था कि अगर मैं वापस टेलीपोर्ट करना चाहता हूं तो मुझे जादुई शक्ति को रिवर्स में इनपुट करना होगा, तो अगर मैं वापस जाना चाहता हूं तो पेंटाग्राम को पहले जलाया जाना चाहिए। रॉय ने अनुमान लगाया जब वह भागने के लिए तैयार था तो उसने इसे सक्रिय करने और कुछ राक्षसों को फेंककर इसका परीक्षण करने की योजना बनाई। इस बार जेरॉन ने अपनी जादुई शक्ति आत्माओं का उपयोग करने में संकोच नहीं किया और उच्च स्तरीय राक्षसों को बुलाना शुरू कर दिया। उसके द्वारा पर्याप्त प्रसाद प्रदान करने के साथ कई उच्च स्तरीय राक्षसों को जल्दी से रसातल के अंधेरे द्वार के माध्यम से टेलीपोर्ट किया गया। रॉय ने एक नजर डाली और पाया कि वहां बड़ी संख्या में सुकुबी थे। ये सुकुबी राक्षस जातियों में से कुछ मानवरूपी महिला राक्षसों में से एक थी। उनकी आकृतियां आकर्षक थीं और उन्होंने कपड़ों का एक भी धागा नहीं पहना था। चूंकि वे राक्षस थे, उनके सिर पर अभी भी घुमावदार राक्षस सींग थे और उनके पैर उल्टे जोड़ वाले राक्षस खुर थे। विशेष रूप से उनकी पीठ पर राक्षस पंखों की जोड़ी के साथ जो विपरीत दिशा में बढ़ी थी, वे कामुक लग रहे थे। सुकुबी उच्च स्तरीय राक्षस थे जो अग्नि जादू और आकर्षण जादू का उपयोग करने में कुशल थे। जेरॉन ने सेना में अपर्याप्त लंबी दूरी के सैनिकों की भरपाई के लिए उन्हें बुलाया था। आखिरकार वह केवल इतना ही कर सकता था कि वह उन लोगों पर भरोसा कर सके। सुकुबी के अलावा जेरॉन ने गहरे रसातल के राक्षसों और बड़े राक्षसों को भी बुलाया था। गहरे रसातल के राक्षस एक प्रकार के राक्षस थे जो अपनी पीठ को मोड़कर चलते थे। वे लपटों से जलती हुई एक विशाल टूटी हुई तलवार को पकड़े हुए दिखाई दिए। ये तलवारें जो आधी गायब थीं, आत्मा चुराने वाली ब्लेड के रूप में जानी जाती थीं और गहरे रसातल के राक्षसों के मुख्य हथियार थे। जहां तक उन बड़े राक्षसों की बात है, वे जेरॉन के समान थे। उनके पास क्लासिक राक्षस रूप था, विशाल नुकीले राक्षस सिंह और राक्षसी दरांती या हथौड़े मजबूत और विशाल होने के अलावा इन उच्च श्रेणी के राक्षसों की उपस्थिति उनके साथ एक मोटी सल्फ्यूरिक गंध लाती थी। मुझे आपकी सभी मदद की जरूरत है। जेरॉन ने सम्मन पूरा किया और थका हुआ लग रहा था। जादुई शक्ति की अपार मात्रा के बावजूद उन्हें बुलाने के बाद वह थक जाएगा, लेकिन भले ही वे सभी उच्च श्रेणी के राक्षस थे, जेरॉन कम से कम एक शीर्ष था, इसलिए वह अभी भी बहुत आश्वस्त था। आओ मेरे साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करो और इस दुनिया में रहो। एक युद्ध है और मुझे विश्वास है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। युद्ध? बढ़िया। एक सिक्कुबस हंसा, जब तक परिस्थितियां बहुत कठोर नहीं है हम आपकी बात मानेंगे। उच्च स्तरीय राक्षसों के एक समूह ने जेरॉन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह उस समय से काफी अलग था जब रॉय को बुलाया गया था, लेकिन रॉय को इसकी परवाह नहीं थी। वह चुपचाप सेना के पीछे चला गया, एक ऐसी जगह ढूंढी जहां कोई भी बैठने के लिए न हो और अपनी योजनाएं बनाने के लिए सिस्टम इंटरफेस को बुलाया। कस्टम मेड डेमन किंग चैप्टर 56 सेंट सेया डेविल फ्रूट माजिन बू। कस्टम मेड डेमन किंग चैप्टर 56 सेंट सेया डेविल फ्रूट माजिन बू। ऑनलाइन पढ़े सभी पेज नोवेल बिन। अध्याय 56 सेंट सेया डेविल फ्रूट माजिन बू। हर युद्ध में रसद की जरूरत होती है, इस बात में कुछ सच्चाई थी। आपूर्ति की आवश्यकता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि युद्ध की आवश्यकता थी। रॉय अभी सिर्फ एक निम्न श्रेणी का दानव था और उसकी वर्तमान युद्ध पद्धतियां मूल रूप से हाथापाई थी। कल्पना करें कि जादुई उड़ान के साथ एक अराजक युद्ध के मैदान में उसके लिए ये कितना खतरनाक होगा। कोई भी मृत्यु नहीं चाहता था और चूंकि वह मरना नहीं चाहता था, इसलिए अपनी सारी बचत को तत्काल युद्ध शक्ति में बदलना आवश्यक था। क्या किसी व्यक्ति के लिए बिना पैसे के जीना बुरा था या बहुत सारा पैसा होने के बावजूद मर जाना? रॉय को हमेशा लगता था कि दूसरा सबसे दुखद था। जब आप जीवित होते हैं तभी आपके पास मजबूत बनने के लिए पूंजी होती है। क्या उसने ऐसे पल से निपटने के लिए आत्माएं जमा नहीं की थी? पीछे मुड़कर देखे तो ये पहली बार था जब रॉय के पास एक साथ इतनी सारी आत्माएं थी। जब वह रसातल में था तो उसने जो कुछ भी था उसका इस्तेमाल किया। उसने अब तक सबसे ज्यादा आत्माओं का इस्तेमाल थी वायरस को मूर्त रूप देने के लिए किया था। अब उसके पास मौजूद 600 से ज्यादा आत्माओं ने रॉय के आत्मविश्वास को काफी बढ़ा दिया है। इसलिए उसने उन सभी को एक ही बार में खर्च करने का इरादा किया और देखना चाहा कि वह उनके साथ खुद को कितना मजबूत कर सकता है। जेरॉन के अभियान के बाद के समय में उसे हर दिन लड़ने की जरूरत नहीं थी, इसलिए रॉय ने अपने खाली समय का उपयोग अपनी मजबूती की योजनाएं बनाने में किया। ऐसा नहीं था कि यह उसके लिए अपने डिजाइन शुरू करने का महत्वपूर्ण क्षण था। हालांकि सामग्री को डिजाइन करने और उसे बनाने में काफी समय लगा। उसे चिंता थी कि जब समय आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। इस उच्च जादुई दुनिया में उसे ड्रैगन, स्वर्गदूत, बिहमोथ और यहाँ तक कि टाइटन्स जैसे शक्तिशाली प्राणियों से मिलने की उम्मीद थी। ये शक्तिशाली प्राणी कुछ ऐसे नहीं थे जिन्हें रॉय अपने वर्तमान चरण में संभाल सकता था, इसलिए उसके डिजाइन ज्यादातर रक्षात्मक थे। ये सही है, रक्षात्मक। एक बार बचाव करो, एक बार अच्छा महसूस करो, हर समय बचाव करो और हर समय अच्छा महसूस करो। रॉय को यह भी समझ में आने लगा था कि दानव अभी एक दो दिन पहले खबर पड़ी थी प्रेमी जो शक्तिशाली पैदा नहीं हुए थे। कोई भी शिशु ड्रैगन संभवतः दर्जनों निम्न श्रेणी के दानवों को मार सकता था। रक्तरेखा जितनी शुद्ध होगी, ताकत उतनी ही मजबूत होगी, विकास की सीमा उतनी ही अधिक होगी। जब वह मनुष्य था तब भी यह वही था। यहाँ तक कि पुनर्जन्म भी एक कौशल बन गया। एक अमीर परिवार में पैदा होना और एक गरीब परिवार में पैदा होना दो पूरी तरह से अलग विकास वातावरण थे। वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन कक्षाएं वास्तव में अस्तित्व में थी। रॉय के पास फिलहाल इन शक्तिशाली प्राणियों से निपटने के लिए पूंजी नहीं थी और उसके पास जेरॉन के लिए लड़ाई जारी रखने का कोई कारण भी नहीं था। उसके लक्ष्य सरल थे, जीवित रहना, जेरॉन को मारने का तरीका खोजना और दानव अनुबंध के प्रतिबंध से मुक्त होना। इसलिए रॉय की पहली सुदृढ़ीकरण योजना कवच का एक सेट थी। चाहे वह मनुष्य हो, दानव हो, कल्पित बोने हो या फिर ओक्स, अपने हमले और बचाव को बढ़ाने के लिए हथियार और कवच बनाने के लिए विदेशी वस्तुओं का उपयोग करना बहुत आम बात थी। रॉय स्वाभाविक रूप से अपवाद नहीं थे, इसलिए उन्होंने शुरुआत में अपने लिए कवच का एक सेट डिजाइन किया और लगातार उसमें संशोधन किया। रॉय को उसके बाद भी कवच से असंतुष्टि महसूस हुई, इसलिए उन्होंने बस इसे पवित्र कपड़े के एक सेट में बदल दिया। हाँ, पवित्र कपड़ा, सन सेया का एक पवित्र कपड़ा। बेशक वह यहाँ सिर्फ उनके प्रकट होने का जिक्र कर रहा था। एक कला डिजाइनर के रूप में अपनी रचनात्मकता की आवश्यकता के अलावा रॉय ने पहले भी कुछ क्लासिक चित्रों की नकल की है। न केवल वह, बल्कि ड्राइंग में बुनियादी जानकारी रखने वाला और एनीमे से जुनूनी कोई भी व्यक्ति शायद इसकी कला की नकल करने की कोशिश करता था। सिर्फ इतना था कि रॉय एक पेशेवर थे और बेहतर चित्र बना सकते थे। सब लोग जानता
जब रॉय ने शुरुआत की तो उन्होंने इसे जेमिनी हम क्लॉक लोग के रूप जनता में पिन डिजाइन की किया। पत्नी। उन्होंने इसे सीधे एक टुकड़े के रूप में बनाया, न कि उस तरह का जो संयुक्त हो। उन्होंने जेमिनी को इसलिए चुना क्योंकि रॉय खुद एक जेमिनी थे। इस बारे में सोचने के बाद उन्होंने इसे बदलने का फैसला किया क्योंकि चमकदार सोने के रंग का कवच एक दानव के साथ दोस्तों, बहुत मेरे पसंद इस था। चैनल अंत में उन्होंने इसे हेड्स के स्पेक्टर्स में से एक सेलेस्टियल फिएस्टा रादामंथस के वाइवन सरप्लस में बदल दिया। सरप्लस का ये सेट वास्तव में रॉय की राक्षस की छवि के अनुकूल है क्योंकि इस सरप्लस में मूल रूप से एक हेलमेट था जिसमें राक्षस सींगों की एक जोड़ी और उसके राक्षस पंखों के समान पंखों की एक जोड़ी थी। इसमें एक पूंछ भी थी। रॉय को केवल पंख और पूंछ के हिस्सों को हटाने और अपने स्वयं के राक्षस पंखों और पूंछ को फैलाने के लिए जगह छोड़ने की आवश्यकता थी। हेलमेट के लिए भी यही हुआ क्योंकि रॉय के पास अपने स्वयं के राक्षस सींग थे। मिस्टर फैजू ने जनरल जब रॉय जुबैर ने को इन धोखा भागों को देकर सिस्टम इंटरफेस में अपनी छवि पर संयोजित किया तो यह वास्तव में सरप्लस के मूल सेट जैसा लग रहा था। उन्होंने इसे स्याह काले और बैंगनी रंग से भी रंगा और रत्न जैसी चमक दर्शाने के लिए ग्रेडियंट प्रभाव का भी प्रयोग किया। सुबह सुबह ये कहा जा सकता है कि सेलेस्टियल फिएस्टा के सरप्लस का ये सेट बिल्कुल वैसा ही था, सिवाय इसके कि इसमें कोई शक्ति नहीं थी। रॉय वाकई बहुत अच्छा था। ये रॉय की पसंदीदा योजनाओं में से एक थी। जब समय आया तो उसे केवल विशेषताओं को परिभाषित करने और सिस्टम को रक्षात्मक विशेषताओं को प्रदान करने और जादू प्रतिरक्षा या इस तरह की अन्य चीजें जोड़ने की आवश्यकता थी। फिर ये रॉय के लिए असली सरप्लस से बहुत अलग नहीं होगा। रॉय द्वारा तैयार की गई दूसरी नमस्कार। योजना सरप्लस की तुलना में बहुत सरल थी क्योंकि उसने एक अजीब फल का रेखाचित्र बनाया था। ये फल अनानास जैसा दिखता था, लेकिन रॉय ने इसकी सतह पर सर्पिल आकार के पैटर्न बनाए। हाँ, रॉय ने एक शैतान फल बनाया। रॉय को अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि वह इस शैतान फल के लिए क्या परिभाषा चाहता है। उसने शुरू में इसे अदृश्यता के लिए परिभाषित करने के बारे में सोचा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अदृश्यता शैतान फल वास्तव में ऐसा ही दिखता था या नहीं। सिस्टम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज रॉय की परिभाषा थी। अगर वह इसे अदृश्यता शैतान फल के रूप में परिभाषित करता है तो यह एक अदृश्यता शैतान फल होगा। पहले रॉय ने सोचा कि वह इसे खाने के बाद अदृश्य होने और युद्ध के मैदान से भागने की क्षमता प्राप्त करेगा। हालांकि फिर उसने सोचा कि यह क्षमता बहुत सरल थी। शायद ये बेहतर होगा कि वह इसे मैग्मा फल के रूप में परिभाषित करे। वह कैनु के राक्षस संस्करण में बदल सकता है और जहां भी वह जलता है उसे जला सकता है। न केवल उसे मजबूत हमला करने की क्षमता प्राप्त होगी बल्कि तत्वीकरण के बाद सामान्य शारीरिक हमले भी उस पर काम नहीं करेंगे। एकमात्र समस्या ये थी कि अगर ऐसा शैतानी फल भौतिक रूप में आ जाए तो क्या उसमें भी कमजोरियां होंगी। उदाहरण के लिए, क्या वह पानी से डरेगा और एक सूखा बत्तख बन जाएगा। इसके अलावा रॉय को यकीन नहीं था कि जादू की क्षति हकीकी तरह उपयोगकर्ता को नुकसान पहुंचा सकती है या नहीं। बेशक रॉय जानता था कि वह अपनी परिभाषाओं के जरिए डेविल फ्रूट की कमजोरियों को खत्म कर सकता है, जैसे कि परफेक्ट टी वायरस के साथ। हालांकि इससे निश्चित रूप से आत्माओं की खपत में तेजी से वृद्धि होगी। टी वायरस के कमजोर संस्करण के लिए शायद केवल 1 दर्जन आत्माओं की जरूरत थी, लेकिन एक परफेक्ट संस्करण के लिए 100 से ज्यादा आत्माओं की जरूरत थी। एक परफेक्ट डेविल फ्रूट, एक काल्पनिक और गैर वैज्ञानिक वस्तु के लिए आत्माओं की खपत शायद गाइस, भयानक अगर होगी। आपका भी यह न्यूज़ अज्ञात था कि चैनल क्या है 600 और उस पर आत्माएं इसे बिल्कुल मूर्त भी रूप दे व्यूज पाएंगी। नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको दो तीसरी ऐसी योजना अभी बेस्ट सिर्फ एक गाइस, विचार थी अगर और उसे आपका अभी भी तक उसे न्यूज़ बनाना बाकी था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पास समय नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे कैसे बनाना है। कारण यह था कि उसकी तीसरी योजना एक वंश परंपरा, अमर शरीर का वंश परंपरा प्राप्त करना था। अपने सपने में रॉय अपने शरीर को पूरी तरह से बदलना चाहता था। वह अपने शरीर को माजिन बू की तरह अमर बनाना चाहता था। भले ही उसका शरीर टुकड़ों में टूट जाए, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक हो सकता था। ये दृष्टि निश्चित रूप से इच्छाधारी सोच का उत्पाद थी। उसके लिए माजिन बू जितना शक्तिशाली बनना निश्चित रूप से असंभव था। अगर वह वास्तव में उस तरह से बदल सकता है तो ड्रैगन से डरना तो दूर की बात है, वह पूरे रसातल को जीत सकता है। हालांकि 6 मिलियन आत्माएं भी पर्याप्त नहीं होंगी। 600 की तो बात ही छोड़िए। रॉय भी इस बात से भली भांति परिचित था, इसलिए उसे माजिन बू की शक्तिशाली शक्ति की नहीं बल्कि केवल उसके अमर शरीर की आवश्यकता थी। उसे लगा कि अगर उसके पास इतनी शक्ति न होती तो शायद खपत बहुत कम होती। अगर सिस्टम ने तय कर लिया कि इसे साकार किया जा सकता है तो क्या होगा? क्या उसे इससे बहुत लाभ नहीं होगा और अब से वह निश्चिंत नहीं हो जाएगा? हालांकि विचार तो विचार ही रहा। रॉय ने पाया कि जब वह वास्तव में इसे बनाना चाहते थे तब भी वे इसे नहीं बना पाए। इस समयावधि में अपने शोध के दौरान रॉय ने पाया कि उन्हें अपने परिवर्तनों और परिभाषाओं के लिए वाहकों की आवश्यकता थी, क्योंकि वे अपने मूल शरीर को परिभाषित नहीं कर सकते थे और न ही उसमें विशेषताएं जोड़ सकते थे। उदाहरण के लिए, वह जादू प्रतिरोध या पवित्र प्रतिरोध जैसी परिभाषाएं सीधे नहीं जोड़ सकता था। वह प्रत्येक भाग को केवल तभी अलग अलग रूपांतरित कर सकता था जब उसके संशोधन किए गए हों। दूसरे शब्दों में, यदि वह अपने आप में प्रतिरोध विशेषताएं जोड़ना चाहता था तो उसे उन्हें किसी संशोधन योजना या किसी वस्तु में जोड़ना पड़ता था और फिर उन्हें प्रभावी होने के लिए अपने शरीर में एकीकृत करना पड़ता था। हालांकि अमर शरीर की परिभाषा को लगभग रक्तरेखा माना जा सकता है, जो एक शारीरिक विशेषता थी। रॉय इतनी सूक्ष्म चीज नहीं बना सकता था। वह संभवतः एक बड़ी लाल रक्त कोशिका नहीं बना सकता था और फिर उसे अपने शरीर में नहीं डाल सकता था, है ना? इसलिए उन्हें लगा कि वे केवल टी वायरस जैसी औषधि की एक ट्यूब बना सकते हैं और फिर उसे परिभाषित कर सकते हैं। अगर वे अमर शरीर की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करें तो ये काम कर सकता है। हालांकि रॉय को कुछ संदेह था इस सवाल को एक तरफ रखते हुए कि क्या उसकी 600 आत्माएं ऐसी औषधि को मूर्त रूप दे सकती है या नहीं। भले ही इसे मूर्त रूप दिया जा सके, वह चिंतित था कि टी वायरस के साथ टकराव हो सकता है जो उसने पहले इस्तेमाल किया था, जिससे जीन पतन जैसी स्थिति पैदा हो सकती है और इसी तरह की अन्य स्थितियां पैदा हो सकती हैं। डेयरी सिस्टम एक आश्वासन था, लेकिन कौन जानता था कि अगर उसने बहुत सारे बदलाव किए तो वह आत्महत्या कर लेगा। कस्टम मेड डेमन किंग हैश अध्याय 57 उन्नत शैतान फल। कस्टम मेड डेमन किंग अध्याय 57 उन्नत शैतान फल ऑनलाइन पढ़े सभी पृष्ठ उपन्यास बिन। रॉय भी इस समस्या से वाकिफ था। उसका दानव वंश पहले से ही बहुत जटिल था। अगर वह अपने वंश में और वंश जोड़ता रहा तो क्या इससे उनके बीच संघर्ष होगा? टी वायरस ठीक था क्योंकि इसका मुख्य कार्य उसकी कोशिकाओं को मजबूत करना था। हालांकि अगर वह वास्तव में अमर शरीर चाहता था तो उसे अपनी रक्तरेखा को बदलना होगा। रॉय को लगा कि उसे इसका पता लगाना होगा। स्वाभाविक रूप से ऐसे मामलों के बारे में सिस्टम से पूछना सबसे तेज था। रॉय को सिस्टम का जवाब था कि इससे वाकई प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।
ऐसा इसलिए था क्योंकि रॉय की विशेषता को उसके होम पेज पर स्पष्ट रूप से डाक के रूप में चिन्हित किया गया था। ये सभी राक्षसों के लिए एक सामान्य विशेषता थी, जिसका अर्थ है कि रॉय के रक्त परिवर्तन को कम से कम इसके साथ संघर्ष नहीं करना चाहिए। इसका ये भी मतलब था कि रॉय के लिए केवल एक परी औषधि बनाकर एक देवदूत में बदलना असंभव था। बेशक वह शायद पतित देवदूत के रक्तवंश के साथ कुछ कर सकता था, हालांकि यह अनावश्यक था क्योंकि पतित देवदूत और दानव के बीच कोई अंतर नहीं था। सिस्टम के जवाब ने रॉय को एक कठोर चेतावनी दी। ऐसा लगा कि जब रक्तरेखा परिवर्तन की बात आती है तो सतर्क रहना सबसे अच्छा है। आपको इस मामले बताना हो में तो रॉय आपको ने अमर बताने शरीर के के लिए लिए कि तीसरी लड़की योजना को अस्थायी रूप से खारिज कर दिया। हालांकि वह वास्तव में अमर शरीर चाहता था, किस होती लेकिन उसे है, लगा कि वह उसमें शायद ऐसा शामिल करने के लिए करके अन्य तरीके नशा खोज से सकता बिल्कुल है। अपने वंश को बदलकर अपने शरीर को सीधे रूपांतरित करना आपको कुछ ऐसा था बताना हो जिसे तो उसे आपको अभी के लिए बताने अलग के रखना लिए चाहिए। तब केवल एक और दो विकल्प ही बचे थे। अपनी आपको सुरक्षा बता बढ़ाने के लिए सरप्लस बनाने की योजना संभव थी। रॉय ने यह भी सोचा था कि अन्य राक्षस इसे पाने की लालसा करेंगे, क्योंकि एक नजर में यह स्पष्ट था कि यह कवच एक खजाना था, यह एक छिपा हुआ खतरा था। हालांकि इसे हल करना वास्तव में बहुत आसान था। रॉय इसे पूरी तरह से अपने हिस्से के रूप में स्थापित कर सकता था और इसे अपने शरीर के भीतर छिपा सकता था। वह केवल तभी रूपांतरित हो सकता था जब उसे इसकी आवश्यकता होती थी, बिल्कुल फ्रेजा की तरह। इसके अलावा राक्षस राजाओं के लिए ऐसा अनोखा परिवर्तन अत्यंत रोमांचक था। हालांकि इसका मतलब था कि सरप्लस की सामग्री को बदलना जरूरी था, चूंकि इसे उसके मांस के साथ एकीकृत किया जाना था, इसलिए उसकी हड्डियों के समान सामग्री का उपयोग करना सबसे अच्छा था। इस तरह रॉय को अपनी हड्डियों को भी मजबूत करने की आवश्यकता होगी, जो कि काफी बोझिल लग रहा था। इसके अलावा आने वाली लड़ाइयों में क्या ऐसा आकर्षक सरप्लस सभी दुश्मनों से यह नहीं कहेगा कि मेरे पास आओ। ये सरप्लस एक आक्रामक कौशल था। पर्याप्त शक्ति के बिना आकर्षक होना जल्दी मौत का मार्ग था। इसलिए बहुत सोचने के बाद रॉय ने इस योजना को छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने इस योजना को अस्थायी रूप से सामग्री के रूप में बचा लिया। जब वह बाद में मजबूत हो गया तो वह इस योजना को फिर से शुरू कर सकता था। इसलिए रॉय के पास केवल एक ही विकल्प बचा था, खुद को मजबूत करने के लिए शैतान फल का उपयोग करना। सुनो सुनो, शैतान फल विशेष रूप से राक्षसों के लिए नहीं बनाए गए थे। रॉय को कई तरह के शैतानी फल पता थे। अदृश्य फल और मैग्मा फल पहले दो थे जिनके बारे में उसने सोचा, लेकिन वास्तव में रॉय के पास कई अन्य विकल्प थे। ये पुष्टि करने के बाद कि वह इस योजना के साथ आगे बढ़ेगा, रॉय ने उसके लिए उपयुक्त कुछ शैतान फलों की सूची बनानी शुरू कर दी। अदृश्य फल, मैग्मा फल, छाया फल, स्ट्रिंग फल, गहरा फल उनमें से थे। इससे पहले कि वह विचार करता कि किसे चुनना है। जैसा कि पहले बताया गया है, अदृश्य फल का प्रभाव बहुत सरल था। Hello भले ही वह युद्ध everyone. के मैदान में अदृश्य हो सकता था, फिर भी अगर वह सीमा के भीतर होता तो उसे जादुई हमलों का सामना करना पड़ सकता था। Hello इसलिए रॉय ने सीधे everyone. उसे खत्म कर दिया। रॉय ने इस पर गंभीरता से विचार करने के बाद दूसरा जिसे खत्म किया वह मैग्मा फल था। हालांकि मैग्मा मैजिक फल में प्रथम श्रेणी की शक्ति थी, लेकिन जब वह आगे एक गेंद बन जाता तो यह उसे बेहद ध्यान देने योग्य बना देता, जिससे संभवतः दुश्मन उसे एक उच्च स्तरीय दानव समझ लेते और उस पर हमला कर देते। छाया फल एक अच्छा विकल्प था। ये छाया के माध्यम से दूसरों को नियंत्रित कर सकता था और इसमें हमला करने की कुछ क्षमताएं थी। वह महत्वपूर्ण समय पर दूसरों की छाया में भी छिप सकता था, जिससे वह कई लोगों का निशाना बनने से बच सकता था। स्ट्रिंग फ्रूट भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि वह स्वयं को नुकसान से बचाने के लिए तथा सभी को मूर्ख बनाने के लिए कठपुतलियां बना सकता था। हालांकि एक व्यापक तुलना के बाद रॉय की अंतिम पसंद डार्क फ्रूट थी। मुख्य मुद्दा प्रतिरोध था। जब उसे पहली बार इस दुनिया ने बुलाया था तो रॉय को ज़ेरोन द्वारा डाली गई कमजोरी का गहरा प्रभाव पड़ा था। उसने शुरू में सोचा था कि अपनी शारीरिक शक्ति और रक्तपिपासा कौशल के साथ उसे कम रैंक वाले राक्षसों के बीच शायद ही कोई प्रतिद्वंद्वी मिलेगा, लेकिन ज़ेरोन के जादू ने उसकी शक्ति में लाभ को पूरी तरह से नकार दिया। इसने रॉय को खुद से सवाल करने पर मजबूर कर दिया, क्या होगा अगर उसे इसी तरह के जादू का सामना करना पड़े। छाया फल और स्ट्रिंग फल दोनों के पास बचने के साधन थे, लेकिन कौन गारंटी दे सकता था कि अराजक स्थितियों में उन्हें आवारा गोलियां नहीं लगेंगी। इसलिए तुलना में हालांकि डार्क फ्रूट में कई कमियां थी, लेकिन यह नुकसान को अवशोषित करने के लिए काफी उपयोगी था। इसके अलावा रॉय इस फल को खाने के लिए एक दानव के शरीर का उपयोग कर रहा था। दानवों के शरीर स्वभाव से मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे और हर दानव अंधेरे गुण का था। वे स्वाभाविक रूप से अंधेरे की शक्ति का उपयोग करने में अच्छे थे और डार्क फ्रूट उनके लिए उपयुक्त था। भले ही इसमें रक्त परिवर्तन शामिल हो, लेकिन उसे इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। डार्क फ्रूट को खाने के बाद रॉय डार्क फ्रूट की अधिक क्षमताएं विकसित करने में भी सक्षम हो सकता है। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी भी चीज के बारे में सोचते ही उसे तुरंत ही कर देते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही उस शैतानी फल को परिभाषित करना शुरू कर दिया जिसे उन्होंने बनाया था। नाम डार्क फ्रूट। व्याख्या, एक निवाला खाने के बाद फल के भीतर की काली शक्ति प्राप्त करें। यह परिभाषा बहुत सरल थी। रॉय को अच्छी तरह पता था कि सिस्टम उसकी याददाश्त में डार्क फ्रूट की अवधारणा को पढ़ेगा और उसका नाम सेट करने के बाद उसकी क्षमताओं को बढ़ाएगा। टी वायरस की तरह जब तक उसके दिमाग में टी वायरस की अवधारणा और समझ थी, तब तक उसे इसके सिद्धांतों को जानने की जरूरत नहीं थी। ये टी वायरस के बारे में जानकारी के बराबर होगा। सिस्टम फिर इस जानकारी को बदल देगा, उचित संख्या में आत्माओं का उपभोग करेगा और इसे भौतिक रूप देगा। रॉय ने पहले ये देखने की कोशिश की कि असली शैतानी फल को मूर्त रूप देने के लिए उसे कितनी आत्माओं की जरूरत होगी। रॉय को यह उम्मीद नहीं थी कि इसके लिए सिर्फ 500 आत्माओं की जरूरत होगी। यह रकम उसकी उम्मीद से थोड़ी ज्यादा थी। उसने सोचा था कि यह इससे कहीं ज्यादा होगी, लेकिन वास्तव में ये रॉय की सोच में एक त्रुटि थी। सबसे पहले 500 आत्माएं वास्तव में एक बहुत बड़ी राशि थी। दूसरा, हालांकि डेविल फ्रूट्स जादुई थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वे पौराणिक शक्ति के स्तर पर थे। संक्षेप में, ये सिर्फ सर्वोत्कृष्ट डार्क एलिमेंट पावर का एक समूह था। इसके अलावा मूल डेविल फ्रूट्स में आम कमियां थी, जैसे पानी का डक, सी स्टोन और इसी तरह की अन्य कमियां। इन कमियों ने इसे भौतिक बनाने की आवश्यकता को भी कम कर दिया। अब जब उन्हें पता चला कि उनके पास पर्याप्त आत्माएं हैं, तो रॉय स्वाभाविक रूप से अधिक सहज थे और अधिक परिभाषाएं जोड़ सकते थे। पानी से नहीं डरना, पानी पीने के बाद तैरने में सक्षम, पानी के संपर्क में आने पर कमजोरी का कोई लक्षण नहीं दिखता। रॉय ने जो पहली परिभाषा जोड़ी वही ये थी। उनका उद्देश्य शैतान फल की कमजोरी को खत्म करना था। रॉय ने सिस्टम की ओर रुख किया और पाया कि इस कमजोरी को खत्म करने के लिए 50 से ज्यादा आत्माओं की जरूरत होगी, जो शैतानी फल को मूर्त रूप देने के लिए कुल आत्माओं की संख्या का लगभग 10वां हिस्सा था। ये थोड़ा ज्यादा था, लेकिन रॉय को लगा कि यह अभी भी स्वीकार्य है।
उन्होंने अनुमान लगाया कि अगर उन्हें सीस्टोन से निडर होने की परिभाषा तय करनी है तो उन्हें भी उतनी ही आत्माओं की जरूरत होगी। रॉय ने ये परिभाषा नहीं जोड़ी क्योंकि उन्हें लगा कि जब तक वे वन पीस की दुनिया में नहीं जाते तब तक उन्हें इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। रॉय के पास कुल 621 आत्माएं थीं। अगर वह 550 आत्माओं का आदान प्रदान करता तो उसके पास कुछ आत्माएं बच जाती, इसलिए उसने एक और विशेषता जोड़ने से पहले कुछ और विचार विमर्श किया। कम दर्द। डार्क फ्रूट ने नुकसान को अवशोषित कर लिया, लेकिन एक कीमत पर उसे दोगुना दर्द महसूस होगा। रॉय इस कमी को कम करना चाहता था। रॉय ने यह तय नहीं किया कि कितना कम करना है और अनुकूलन के लिए सिस्टम को सौंपने का फैसला किया। उसका इरादा बाकी बची हुई आत्माओं का इस्तेमाल करके जितना हो सके उतना कम करना था। अपनी परिभाषाएं समाप्त करने के बाद डेविल फ्रूट का एक उन्नत संस्करण पैदा हुआ। वायरस के समान डेविल फ्रूट कम गुणवत्ता वाली आत्माओं के आदान प्रदान से बना एक स्थिर आइटम था, लेकिन ये सिस्टम कौशल वाला एक आइटम था। इसे खाने के बाद रॉय संबंधित कौशल प्राप्त या विकसित कर सकता था। कौशल को अनुकूलित करने के लिए उसे उच्च गुणवत्ता वाली आत्माओं की आवश्यकता नहीं थी, जिससे बहुत परेशानी से बचा जा सका। उसने शैतानी फल को रंग दिया और सेव बटन दबा दिया। इस बार कोई उल्टी गिनती नहीं थी। कुछ ही देर में रॉय के हाथों में एक सुनहरा अनानास जैसा शैतानी फल दिखाई दिया। रॉय को नहीं पता था कि असली डार्क फ्रूट इसी आकार का था या नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर यह मल के आकार का भी होता तो भी यह डार्क फ्रूट ही होता। अपने काम की थोड़ी सराहना करने के बाद रॉय ने एक टुकड़ा खाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन ठीक इसी समय उसके पीछे से एक आवाज आई, बेटा तुम्हारे हाथ में क्या है? मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। रॉय ने शिविर में एक सुनसान कोना चुना था ताकि उसे कोई परेशान न करे, लेकिन अचानक कोई यहां भी घुमाया। उसने अपना सिर घुमाया और पाया कि उसके पीछे थोड़ी दूर पर एक सुकुबस खड़ी थी। ये सुकुबस ज़ेरोन द्वारा बुलाए गए उच्च स्तरीय राक्षसों में से एक थी। उसने शायद रॉय को पेड़ की छाया में छिपते हुए देखा होगा। वह रॉय के हाथ में अजीब फल को भूल रही थी। रॉय ने उसकी बात अनसुनी कर दी और डार्क फ्रूट को चबाने लगा। उसके मुंह में एक अजीब सा स्वाद फैल गया, जिससे रॉय का पूरा चेहरा ही बदल गया। डार्क फ्रूट की अवधारणा रॉय की याददाश्त से आई थी और उसकी याददाश्त में डेविल फ्रूट्स घिनौने थे। हालांकि रॉय को नहीं पता था कि यह कितना घिनौना था। सिस्टम कोई सटीक संदर्भ नहीं दे सकता था, इसलिए उसने इसे केवल शाब्दिक रूप से परिभाषित किया। सिस्टम ने वास्तव में एक साधारण घृणित वाक्यांश से सभी प्रकार के घृणित संदर्भों को एकीकृत किया। स्वाद कल्पनीय था। अगर यह डार्क फल उन्नत संस्करण था तो घृणित स्वाद भी बड़ा हुआ था। एक काटने के बाद उसका पूरा चेहरा विकृत हो गया। वह अपने मुंह से फल थूकना चाहता था, जमीन पर लेटना चाहता था और कुछ लीटर पे उल्टी करना चाहता था। रॉय को इस बात का पछतावा हो रहा था। उसे सिर्फ शैतानी फल की कमजोरियों को दूर करना याद था। वह उसका स्वाद सुधारना कैसे भूल सकता था। लेकिन उसके अंदर की शक्ति प्राप्त करने के लिए रॉय ने उसे बलपूर्वक निगल लिया और पहलाने वाला निगल लिया, भले ही वह घिनौना था। ये देखकर कि कैसे एक मामूली सी राक्षसी उसे अनदेखा कर रही थी, सुकुबस बहुत नाराज हो गई। उसने एक उच्च स्तरीय राक्षस की बातों को अनदेखा करने की हिम्मत कैसे की? उसे यह हिम्मत किसने दी? सुकुबस अभी तक उच्च श्रेणी के दानव तक नहीं पहुंची थी। सख्ती से कहें तो उसे केवल मध्यम श्रेणी के शीर्ष के रूप में ही माना जा सकता था, लेकिन निम्न श्रेणी के दानवों के लिए वह एक उच्च स्तरीय दानव थी। हालांकि सुकुबस नाराज थी, लेकिन उसकी सहज बुद्धि ने उसे बताया कि रॉय के हाथ में जो अजीब फल है वह कुछ अच्छा होना चाहिए। इस निम्न श्रेणी के दानव ने वास्तव में उसे अनदेखा किया और उसे ऐसे चबाया जैसे कि वह इंतजार नहीं कर सकता। इसके अलावा वह इस सुदूर कोने में छिपा हुआ था और दूसरों से बच रहा था। अगर यह कुछ अच्छा नहीं था तो वह ऐसा क्यों करेगा? इस विचार से सुकुबस आश्वस्त हो गया और तुरंत रॉय की ओर चल पड़ा। उसने रॉय के बिगड़े हुए चेहरे को भी देखा, लेकिन उसे इस पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। क्या यह मुझे उसे ये छीनने से रोकने के लिए किया गया है? सुकुबस ने मन ही मन उपहास किया, बच्चे तुम्हारा अभिनय बहुत ज्यादा है। मैं एक नजर में ही समझ गया कि यह सब नकली है। इतना बुरा स्वाद क्या हो सकता है? इसलिए रॉय के सामने आकर उसने हाथ आगे बढ़ाया, मुझे दे दो। कस्टम मेड डेमन किंग चैप्टर 58। किसी चीज को छीनना इतना आसान कैसे हो सकता है? कस्टम मेड डेमन किंग चैप्टर 58। किसी चीज को छीनना इतना आसान कैसे हो सकता है? ऑनलाइन पढ़े सभी पेज नोवेल बिन। निचले दर्जे के किसी व्यक्ति से कुछ छीनना बहुत स्वाभाविक लगता था। ये राक्षसों के लिए जीवन का नियम था। रॉय ये जानता था। यही कारण था कि उसने अभी अभी एक टुकड़ा खाने में संकोच नहीं किया था। रॉय ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह सुकुबस को फल सौंपने के लिए अनिच्छुक था। मेरी महिला, ये बस एक अजीब फल है। जब मैं खुद इसे चखूंगी तो जान जाऊंगी कि यह फल है या नहीं। सुकुबस ने ठंडी सांस ली। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? रॉय ने अनिच्छा से फिर पूछा। मत कहो कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। ये वाकई घिनौना है। बकवास, सुकुबस चिल्लाया। मैं ही वह निर्णय लूंगा। ठीक है, चूंकि तुम जिद कर रही हो। रॉय ने अनिच्छा से फल उसे थमा दिया। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने पहले काटने के बाद ही शक्ति प्राप्त कर ली थी। जो बचा था वह एक बहुत ही घिनौनी त्वचा थी। डार्क फल प्राप्त करने के बाद सुकुबस ने सुनकर कहा, एक निम्न श्रेणी का दानव आखिर एक निम्न श्रेणी का दानव ही होता है, चाहे वह कितना भी बड़ा हो जाए। फिर उसने अपने हाथ में फल को देखा। सुकुबस को और भी यकीन हो गया कि यह कोई आम बात नहीं है। कम से कम उसने ऐसा फल कभी नहीं देखा था। उसने बिना कुछ कहे एक निवाला खा लिया। रॉय का विकृत भाव संक्रामक लग रहा था। ये सुकुबस के चेहरे पर भी दिखाई दिया। वो रॉय के विपरीत सुकुबस ने तुरंत ही थूक दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी और उल्टी करके अपना पित्त बाहर निकाल दिया। रॉय करीब आया और पूछा, मेरी लेडी, क्या आप ठीक हैं? मैंने आपको बताया था कि यह वास्तव में घिनौना था। तुम पछतावे ने सुकुबस के दिल पर वार किया। उसने नहीं सोचा था कि यह निम्न श्रेणी का दानव सच बोल रहा है। वह रॉय पर अपनी नाखुशी निकालना चाहती थी, लेकिन उस असहज भावना ने उसे फिर से उल्टी करवा दी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने एक सप्ताह का खाना उगल दिया हो और वह खुद को खोखला महसूस कर रही थी। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। रॉय ने वह सब कुछ देखा जो वह देखना चाहता था। घिनौना खाना उसने सिर्फ खाया ही नहीं बल्कि उसे अच्छे मूड में भी लाया। ये कहने के बाद वह भाग गया। रॉय वापस नहीं आया, लेकिन उस सुकुबस ने वास्तव में उस पर विश्वास किया और रॉय के पानी लाने का इंतजार करते हुए वहीं उल्टी करती रही। उसे तब एहसास हुआ कि वह मूर्ख थी जब आधे घंटे बाद उसका पित्त पूरी तरह से खत्म हो गया था। जाने के बाद रॉय संतोष के साथ अपने परिवर्तन का निरीक्षण कर रहा था। उसने अपनी क्षमता का थोड़ा सा परीक्षण किया। डार्क फ्रूट बिल्कुल मूल संस्करण जैसा ही था। रॉय के पंजे धुएं से भर गए थे, बस थोड़ी सी शक्ति के इस्तेमाल से।
उनकी विशेषताओं में डार्क फ्रूट उनके लोडेड मटेरियल में दिखाई दिया था। जब उन्होंने खुद को मजबूत करने के लिए वायरस का इस्तेमाल किया तो उन्हें साइकोकाइनेसिस जैसा कोई दूसरा कौशल नहीं मिला। रॉय ने अनुमान लगाया कि यह तभी दिखाई देगा जब वह डेविल फ्रूट की शक्ति विकसित करेगा। आखिरकार उनकी याददाश्त में डेविल फ्रूट की क्षमताएं उपयोगकर्ताओं द्वारा उन्हें खाने के बाद स्वचालित रूप से प्रकट नहीं होती हैं। वह शिविर में और ज़ेरोन के पास वापस लौटा। ज़ेरोन अपनी जादुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर रहा था। उसे बहुत जल्दी महसूस हो रहा था क्योंकि उसने इतने सारे उच्च स्तरीय राक्षसों को बुलाने के लिए अपनी सारी जादुई शक्ति का उपयोग कर लिया था। उसने जितने भी राक्षस बुलाए थे वे सब एक साथ इकट्ठे हो गए और एक छोटा सा घेरा बना लिया। वे मन ही मन उठ चुके थे। कुछ समय बाद सक्कुबस आखिरकार हरे चेहरे के साथ वापस लौटी। उसने राक्षसों के इस समूह के बीच रॉय को देखा और गुस्से में उसके पास पहुंची, उससे सवाल करने के लिए तैयार। हालांकि जब उसने देखा कि रॉय ज़ेरोन से बहुत दूर नहीं था तो वह रुक गई। वह रॉय एक निम्न श्रेणी के दानव के सामने जो चाहे कर सकती थी, लेकिन उसे भी ज़ेरोन जैसे उच्च श्रेणी के दानव के सामने खुद को संभालना था और नियमों का पालन करना था। ये लाखों वर्षों के बाद दानव जाति द्वारा बनाया गया नियम था। ज़ेरोन अब स्पष्ट रूप से आराम कर रहा था। अगर वह उसे परेशान करने की हिम्मत करती तो वह अपनी कब्र खोद रही होती। इसलिए वह केवल अपने दांत पीस सकती थी और रॉय को नाराजगी से देखते हुए अपने दिल में यह बात रख सकती थी। रॉय ने स्वाभाविक रूप से उसकी तीव्र निगाहें देखीं, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। वह इस पल के लिए ज़ेरोन के आसपास ही रहा। उसने कभी इस सक्कुबस के लिए पानी लाने के बारे में नहीं सोचा था। रॉय के लिए जल्द ही एक युद्ध होने वाला था। ज़ेरोन द्वारा बुलाए गए इन उच्च स्तरीय राक्षसों के लिए यह आसान समय नहीं होने वाला था। जबकि ज़ेरोन ने उन्हें बताया कि एक युद्ध आ रहा है, वह उन्हें इसके पैमाने के बारे में बताने में विफल रहा था। यदि कल्पित बौने वास्तव में घात लगाते हैं तो इन उच्च स्तरीय राक्षसों का इंतजार कल्पित बौने के उच्च स्तरीय सैनिक करेंगे। ड्रैगन भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यह अज्ञात था कि क्या ये उच्च स्तरीय राक्षस जीवित रह सकते हैं, इसलिए उसे सक्कुबस की भावनाओं के बारे में चिंता करने की क्या जरूरत थी। इस प्रकार रॉय सक्कुबस के चेहरे पर उस अभिव्यक्ति का आनंद ले रहा था जो उसके साथ कुछ भी न कर पाने के कारण उत्पन्न हुई थी। समय बीतता गया और ज़ेरोन की जादुई शक्ति आखिरकार थोड़ी ठीक हो गई। हालांकि जब वह उठा और अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश देने वाला था तो एक तीर ने उसे रोक दिया। तीर सीधे एक छोटे राक्षस के शरीर में घुस गया और उसे एक पेड़ पर लटका दिया, जिससे उसकी ताकत का पता चला। और ये तीर उसके बाद होने वाली बानों की वर्षा के लिए एक संकेत की तरह था। कल्पित बौने यहाँ थे। यह उनका मानक आक्रामक उद्घाटन था। कस्टम मेड डेमन किंग अध्याय 59 महान लड़ाई शुरू होती है। कस्टम मेड डेमन किंग अध्याय 59 पढ़े। महान लड़ाई शुरू होती है। ऑनलाइन सभी पृष्ठ उपन्यास बिन। अध्याय 59 महान युद्ध शुरू होता है। ज़ेरोन ने अपने हाथ में राक्षस की दुरांती पकड़ी और उसी समय चिल्लाया। पत्थर की खाल का मंत्र राक्षस सेना को बानों की वर्षा से बचाने के लिए सक्रिय हो गया। ज़ेरोन को पता था कि एल्व्स ने शायद मौका भुनाया होगा क्योंकि वह समय से पहले ही आगे बढ़ गया था, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसे एक उच्च श्रेणी के दानव होने का गर्व था। बिहार उसने इस दुनिया के में लूसीफर चर्चित ड्रैगन के लिए कई युद्ध लड़े थे और एक साधारण घात उसे हराने वाला नहीं था। राक्षसों को स्वभाव से ही लड़ना पसंद था और युद्ध के लिए उनकी प्रवृत्ति लगभग उनकी हड्डियों में अंकित थी। राक्षस सेना ने अराजकता से जल्दी से खुद को समायोजित कर लिया और गोगिकाई ने अपना प्रतिशोध शुरू कर दिया। उन्होंने जंगल की ओर बड़ी संख्या में आग के गोले फेंके। बिहार के चर्चित दानव सेना का शिविर यूट्यूबर मूल रूप से जंगल में था, लेकिन ज़ेरोन जानता था कि वह जंगल के इलाके में कल्पित बौनों से नहीं लड़ सकता। इसलिए उसने जंगल में आग लगाने के लिए दानव सेना को बुलाया था और उनके आसपास का एक बड़ा क्षेत्र झुलसी हुई धरती बन गया था। कल्पित बौनों द्वारा तीरों की पहली लहर ज्यादातर बंजर क्षेत्र और जंगल के बीच गिरी। जब बड़ी संख्या में विस्फोटकों ने क्षेत्र को फिर से प्रज्वलित किया तो कल्पित बौने खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर हो गए। तो जैसा कि आप सबसे पहले लंबे डेंड्रॉइड गार्ड दिखाई दिए। ये धीमी गति से चलने वाले ट्रांस भारी कदमों से बाहर निकले। उनमें से कुछ अभी भी जल रहे थे और मुश्किल में लग रहे थे। हालांकि जब वे दिखाई दिए तो ज़ेरोन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वहां बहुत सारे डेंड्रॉइड गार्ड थे। उनमें से 200 से ज्यादा ने अपने पीछे के कमजोर कल्पित बौनों की रक्षा के लिए खुद को सामने एक मोटी ढाल की दीवार में व्यवस्थित किया। इसके बाद हजारों लकड़ी के योगिनी तीरंदाज दिखाई दिए। उनमें शार्प शूटर भी शामिल थे। ये शार्प शूटर बेहतरीन तीरंदाज थे और उनका हर तीर एक बड़ा खतरा था। तीर की पहली लहर के साथ छोटे राक्षस को पेड़ पर लटकाने वाला तीर शार्प शूटर का काम था। एवली एल्व्स के योद्धा बौने, सिल्वर पेगासस, शूरवीर, सेंटोर कप्तान, यूनिकॉर्न एक के बाद एक दिखाई दिए। हालांकि ये सैनिक एल्व्स नहीं थे, लेकिन वे एल्व्स के क्षेत्र में रहते थे। उनकी किस्मत एक दूसरे से बंधी हुई थी। यही वजह थी कि वे एल्वेन सेना में थे। इसके अलावा वे सभी बिना किसी अपवाद के बहुत बड़ी संख्या में थे। वे एक साथ दिखाई दिए और लगभग पूरी तरह से ज़ेरोन की राक्षस सेना को घेर लिया। कल्पित बौनों का नेतृत्व करने वाले 3 नायक भी दिखाई दिए। उनमें से 2 हिरण के हेलमेट पहने हुए कल्पित बौने थे और दूसरा एक पुरुष मानव था। हालांकि उसके चेहरे और छाती पर कल्पित बौने के टैटू थे, लेकिन उसके कान लंबे नुकीले नहीं थे और वह एक सामान्य मानव था। ज़ेरोन ने एक नज़र में पहचान लिया कि यह मानव एल्वेन हीरो रायलन था। वह हेराथिया और एल्वेन साम्राज्य के प्रसिद्ध रेंजर थे। ऐसा कहा जाता है कि वह एल्वेन द्वारा पहचाना जाने वाला पहला मानव था और उसके शरीर पर टैटू एल्वेन के एक बुजुर्ग द्वारा व्यक्तिगत रूप से उकेरे गए थे। 3 नायक और लगभग 4000 की विशाल सेना। जब उसने इतनी सारी सेनाएं देखी तो ज़ेरोन अंदर से चौंक गया। क्या यह अंतर बहुत बड़ा नहीं है? हालांकि ये सब नहीं था। आसमान से तेज आवाज में ड्रैगन की दहाड़ें गूंज रही थी। जमीन पर बड़ी बड़ी परछाइयां छा गई और पंखों वाले विशालकाय जीवों का एक समूह दिखाई दिया। ड्रैगन वाकई आ गए। वे बहुत ज्यादा नहीं थे, सिर्फ 1 दर्जन के करीब थे और 3 तरह के ड्रैगन थे। हरे ड्रैगन, पन्ना ड्रैगन और सोने के ड्रैगन। हरे और पन्ना ड्रैगन जंगल में रहना पसंद करते थे और कहा जा सकता है कि वे कल्पित बौनों के साथ अन्योन्याश्रित थे। सोने के ड्रैगन ऊंचे पहाड़ों पर रहना पसंद करते थे। हालांकि वे सोने के ड्रैगन रानी के अस्तित्व के कारण कल्पित बौनों के सहयोगी भी थे। इन ड्रैगन के शरीर बहुत ही विशाल थे। उनमें से मात्र 1 दर्जन ही सूर्य को निगलने वाले लग रहे थे। वे युद्ध के मैदान पर मंडराते थे, सूरज की रोशनी को रोकते थे, जहां से गुजरते थे वहां छाया छोड़ते थे। ड्रैगन की दहाड़ सुनकर ये छोटे राक्षस डर से कांप रहे थे। जिस समय ड्रैगन दिखाई दिए, ज़ेरोन का पूरा अस्तित्व अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। हालांकि उसके शिविर में उच्च स्तरीय राक्षस थे, लेकिन उसने उन्हें अपनी जादुई शक्ति की कीमत पर बुलाया था और उनकी संख्या बहुत कम थी।
जेरॉन को इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि ड्रैगन यहाँ थे। आखिरकार उनकी योजना सबसे पहले गोल्ड ड्रैगन क्वीन से निपटने की थी। हालांकि ये तब हुआ जब वह रश्का और इग्नाटियस और उनके उच्च स्तरीय राक्षसों के सैनिकों के साथ शामिल हो गया। अब रश्का उस गद्दार जाइगर का पीछा कर रहा था, जबकि इग्नाटियस और उसके सैनिक एक दूसरे से बहुत दूर थे। यह जेरॉन से इन कल्पित बोनो और ड्रैगन के हमलों का अकेले सामना करने के लिए कहने के बराबर था। वह संभवतः कैसे खुश हो सकता था, वह अब भी यह नहीं समझ पाया था। ठीक है, उन्होंने मुझ पर घात लगाकर हमला किया, लेकिन उन्होंने एक ही समय में 3 नायकों और इतने सारे सैनिकों को क्यों भेजा? यह मेरे सैनिकों को मुख्य बल के रूप में मानने जैसा है। कल्पित बोने इतनी दूर क्यों चले गए? वास्तव में अगर रॉय का चुनौती पत्र न होता तो एल्स अभी भी जेरॉन पर हमला कर सकते थे, लेकिन इस पैमाने पर नहीं। इस समय 2 राक्षस सेनाएं लगातार एल्स पर हमला कर रही थी। एक जेरॉन की सेना थी और दूसरी रिश्का की। एल्स की संख्या कम थी और उनके पास सीमित सैनिक थे। वे आमतौर पर इन 2 ताकतों से बचाव के लिए अपनी सेना को समान रूप से वितरित करते थे। हालांकि रॉय के चुनौती पत्र ने सब कुछ बदल दिया। यह ऐसा था जैसे आप 2 बुरे लोगों से मिल रहे हो। उनमें से एक चुपचाप बुरे काम कर रहा था, लेकिन दूसरा बुरे काम करने के साथ साथ अश्लील बातें भी कर रहा था। आप किससे ज्यादा नफरत करेंगे? कल्पित बोनो ने इस अहंकारी जेरॉन को अब एक अच्छा सबक सिखाने की योजना बनाई। उन्होंने अपनी दृढ़ संकल्प व्यक्त करने और राक्षस के अहंकार को दूर करने के लिए एक साथ अपनी मुख्य सेना के आधे से अधिक लोगों को भेजा। मान लीजिए कि इस समय कल्पित बोने के नायक खड़े होकर जेरॉन को जोर से डांटते, तो जेरॉन को अभी भी चुनौती के अनुचित पत्र के बारे में जानने का मौका मिल सकता था। हालांकि राक्षसों और कल्पित बोनो ने कई बार मुक्का मारा था और वे जानते थे कि राक्षसों का व्यक्तित्व कैसा है, इसलिए उन्होंने कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। अपनी संरचना स्थापित करने के बाद उन्होंने सीधे शिविर पर हमला किया। मोर्चे पर डेंड्रॉइड गार्ड धीमी लेकिन दृढ़ गति से आगे बढ़े। लकड़ी के कल्पित बोने ने अपने धनुष के तार कस लिए, अपने धनुष के कोण को समायोजित किया और अपने तीर तैयार कर लिए। सिल्वर पेगासस शूरवीर पहले से ही हवा में थे और ड्रैगन अपनी सबसे अच्छी स्थिति में थे, गोता लगाने के लिए तैयार। गोली चलाओ, बंद करो उन शैतानों को, जेरॉन बुलाया। गोप सेना ने फिर से विस्फोटक आग फेंकी। जेरॉन द्वारा बुलाए गए सुकुबी ड्रैगन की दहाड़ से डर गए, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने हाथों को अपनी छाती के सामने दबा लिया और डेंड्रॉइड गार्डों पर विशाल आग के गोले दागे। डेंड्रॉइड गार्ड से टकराने के बाद आग के गोले ने तुरंत उन पर धधकती आग जला दी। हालांकि आग के गोले गायब नहीं हुए और उनके बगल में मौजूद डेंड्रॉइड गार्ड्स पर उछल गए। ये कई डेंड्रॉइड गार्ड से टकराने के बाद ही समाप्त हो गया। हालांकि इन डेंड्रॉइड गार्डों की त्वचा मोटी थी, लेकिन उनकी कमजोरी आग थी। उनमें से कई आग की लिप्टों में गिर गए। हालांकि वहां बहुत सारे डेंड्रॉइड गार्ड थे, इसलिए वे सभी इतनी जल्दी कैसे जल सकते थे? शेष डेंड्रॉइड गार्ड ने अन्य सैनिकों की रक्षा की क्योंकि वे आगे बढ़ रहे थे। बोने और सेंटोर कप्तान आगे की ओर भागे और दानव सेना से लड़ने लगे। ड्रैगन आसमान से नीचे झपट्टा मारते हुए आए। हरे और पन्ने के ड्रैगन ने नीचे राक्षसों पर मोटी हरी जहरीली गैस और अम्लीय तरल उड़ाया। उनकी रेंज बहुत बड़ी थी। उनमें से 7 या 8 ने लगभग पूरी राक्षस सेना को कवर किया। जिन राक्षसों पर एसिड छिड़का गया वे चीख पड़े। उनकी त्वचा तुरंत सड़ने लगी और जब एसिड ने उन्हें छुआ तो बड़ी मात्रा में त्वचा और मांसपेशियां घुल गईं और बड़े बड़े टुकड़ों में गिर गईं। कई छोटे राक्षस दुश्मन से भिड़ने का मौका मिलने से पहले ही चीखते हुए मर गए। केवल भयानक दर्द सहने के बाद ही वे राख में बदल गए और इस दुनिया से निष्कासित कर दिए गए। नरक के कुत्ते और लंबी सींग वाले राक्षस सैनिकों की स्थिति थोड़ी बेहतर थी क्योंकि उनकी खालें सख्त थी। वे बहुत दर्द में सांसों की पहली लहरों से बमुश्किल बच पाए। हालांकि वे इतने भाग्यशाली नहीं थे जब सुनहरा ड्रैगन भी नीचे झपटा। हालांकि सोने के ड्रैगन में ऐसे ड्रैगन की सांस थी, फिर भी उनका लाभ शारीरिक लड़ाई में था। उनके पास विशाल शरीर और अविनाशी सोने के तराजू थे। जब वे उतरे तो इन ड्रैगन ने कई नरक के कुत्तों को कुचलकर मार डाला। उनके पंजों की एक लहर ने लंबी सींग वाले राक्षसों के एक बड़े समूह को भी उड़ा दिया। नरक के कुत्तों और लंबी सींग वाले राक्षसों ने वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके तीखे दांत और लंबे सींग सोने के ड्रैगन के शरीर पर एक खरोंच भी नहीं छोड़ सके। सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात यह थी कि सुनहरे ड्रैगन इस दुनिया के ज्यादातर जादू से अछूते थे। उनके सामने सीधे लड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, जेरॉन की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उच्च स्तरीय सेना निम्न स्तरीय राक्षसों के लिए एक विनाशकारी अस्तित्व थी। सौभाग्य से रॉय चतुर था और जेरॉन के पास रहा। अगर वह निम्न स्तरीय राक्षसों के शिविर में रहता तो उस पर विशाल ड्रैगन द्वारा हमला किया जा सकता था। तुम भी हमला करो। जेरॉन जानता था कि यह ऐसे ही नहीं चल सकता और उसने तुरंत उच्च स्तरीय राक्षसों को आदेश दिया जिन्हें उसने बुलाया था, मेरे लिए कुछ समय खरीदो। तुम भी। जेरॉन रॉय की ओर मुड़ा। जितने लोगों को मार सकते हो मार डालो। गहरे रसातल में पंखों वाले राक्षसों ने सिर हिलाया। वे तुरंत अपने आत्मा चुराने वाले ब्लेड के साथ हरे ड्रैगन पर वार करने के लिए बाहर निकले। बड़े राक्षस हंसी से दहाड़ उठे और आग की लिप्टों के साथ गायब हो गए। वे अपने हाथ में राक्षसी दरांती लेकर सोने के ड्रैगन के पास फिर से प्रकट हुए और सोने के ड्रैगन के तराजू को काट दिया। उनके तराजू पर तुरंत कट लग गए, जिससे सोने के ड्रैगन ने अपना ध्यान बड़े राक्षसों की ओर मोड़ दिया। ये गहरे रसातल के राक्षस और बड़े राक्षस तुरंत युद्ध के मैदान का केंद्र बन गए। उच्च स्तरीय राक्षसों के विरोधी स्वाभाविक रूप से उच्च स्तरीय जीव थे। ये दोनों शिविरों की ताकत का सम्मान कर रहा था। इस दुनिया की लड़ाइयों में सैनिकों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती थी, आमतौर पर हजारों में। 10,000 का पैमाना दुर्लभ था। समस्या ये थी कि उनकी युद्ध शक्ति बहुत ज्यादा थी। इस युद्ध में रॉय एक साधारण निम्न श्रेणी का राक्षस था, जिसने उसे अप्रत्याशित लेकिन स्वागत योग्य मोड़ दिया। जैसे ही ध्यान उच्च स्तरीय राक्षसों पर गया, रॉय युद्ध के मैदान के किनारे पर पहुंच गया। वह युद्ध के मैदान में आगे नहीं आया, बल्कि उसने एक तरफ बचाव किया। स्वाभाविक रूप से उसे बहुत ज्यादा दुश्मनों का सामना नहीं करना पड़ा। वह अपनी युद्ध शक्ति के साथ कुछ समय तक टिके रहने में सक्षम होगा और रॉय के लिए किनारे पर भागना भी सुविधाजनक होगा। रॉय को लगा कि जेरॉन ये लड़ाई नहीं जीत सकता। दानव सेना कुछ ही समय में कल्पित बोनों के हमले के आगे रह जाएगी और फिर वह तार्किक रूप से एक पराजित सैनिक में बदल जाएगा और समय आने पर भाग जाएगा। रॉय को लगा कि जेरॉन ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जेरॉन को ऐसा नहीं लगा। इस दुनिया में सैन्य शक्ति निर्णायक कारक हो सकती है, लेकिन शक्तिशाली जादू भी निर्णायक हो सकता है। जब उच्च स्तरीय राक्षसों ने ड्रैगन का सामना करना शुरू किया तो जेरॉन ने अपने पैरों के पास अपनी राक्षसी दरंती रख दी और उसके हाथ जादू की चमक से चमकने लगे। कस्टम मेड डेमन किंग #चैप्टर 60। आई एम डेड रीड कस्टम मेड डेमन किंग चैप्टर 60। आई एम डेड ऑनलाइन ऑल पेज नॉवल बिन। अध्याय 60। मैं मर गया। जेरॉन का जादू करने का समय पहले से कहीं ज्यादा लंबा था, इसी तरह उसका जादू भी ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए।
जब उसने जादू करना समाप्त किया तो युद्ध के मैदान के ऊपर आसमान में अनगिनत विशाल आग के गोले दिखाई दिए। इन आग के गोलों में विशाल चट्टानें थीं, वे बस जलते हुए उल्कापिंड थे। जैसे ही वे दिखाई दिए उन्होंने पूरे आसमान को जला दिया। उच्च स्तरीय अग्नि जादू उल्का बौछार। दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और एक दूसरे से अलग नहीं थी। हालांकि जब उल्का वर्षा उन पर बरसी तो दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा। ज़ेरोन ने एक उच्च श्रेणी के दानव की क्रूरता का प्रदर्शन किया। उसकी उल्का वर्षा ने मूल रूप से उसके अपने पक्ष को निशाना बनाया और उन पर टूट पड़ी। किसी भी मामले में उनके विचार में उनकी सेना और कल्पित बॉनों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। निम्न स्तर के राक्षस हमले का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इस लड़ाई का फायदा उठाते हुए बड़े पैमाने पर हमले के मंत्र का इस्तेमाल करके अंधाधुंध हमला किया, जिससे कल्पित बॉनों की सैन्य ताकत बहुत कम हो गई। वास्तव में उनका तरीका कारगर था। उल्कापिंड बहुत तेज धमाके के साथ जमीन पर गिरे। तेज गतिज ऊर्जा के प्रभाव में आग की लपटें जंगल की आग की तरह तेजी से फैल गई। बड़ी संख्या में डेंड्रॉइड गार्ड, सेंटोर कैप्टन, बोने और यहाँ तक कि कुछ सिल्वर पेगासस शूरवीर भी आग में जलकर मर गए। उसी समय दानव शिविर से छोटे राक्षस, नरक के कुत्ते, लंबी सींग वाले राक्षस और दुष्ट आत्माएं उल्का बौछार की बमबारी में राख में बदल गईं। ये दृश्य देखकर कल्पित बोने हताश हो गए। उनके शिविर को निस्संदेह अधिक नुकसान हुआ। युद्ध के मैदान के बीच में अचानक एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, मानो किसी ने उसे खोदकर बनाया हो। केवल एक प्रचंड आग जलती रही। उनके बीच की दूरी के कारण एल्वेन पक्ष के नायक ज़ेरोन के जादू को रोक नहीं सके। हालांकि दानव सेना में बहुत कुछ नहीं बचा था, लेकिन एल्वेन का युद्ध लाभ आधे से भी कम हो गया। ज़ेरोन ने जोर से सांस ली। उल्का बौछार ने अभी अभी उसकी जादुई शक्ति का बहुत बड़ा हिस्सा खा लिया था, लेकिन ये परिणाम देखकर वो हंसी से दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका। लानत है उन नुकीले कान वाले बेवकूफों पर। ज़ेरोन ने अपनी राक्षसी दरांती उठाई और दूर खड़े 3 एल्वेन नायकों पर दहाड़ते हुए कहा, तुम महान ज़ेरोन पर घात लगाने के लिए बहुत भोले हो। क्या ऐसा है? एल्वेन हीरो रायलन ने नाक भान सिकुड़ी, दानव क्या तुम्हारे लिए खुशियां मनाना बहुत जल्दी नहीं हो गया है? 3 एल्वेन नायकों ने अपनी चुड़ैल लहराई और कास्टिंग शुरू कर दी। हिरण के हेलमेट वाले 2 ड्रयूड नायक सबसे पहले खत्म करने वाले थे। अपने डंडे को ऊपर उठाए हुए कई बिजली के बोल्ट तुरंत युद्ध के मैदान में फट गए। हरे ड्रैगन से लड़ने वाले गहरे रसातल के राक्षस उनके जादुई हमले का लक्ष्य थे। इन गहरे रसातल के राक्षसों पर सीधे प्रहार करने वाली मोटी बिजली की बोल्टों के साथ गड़गड़ाहट की गर्जना हुई। उनमें से कुछ तुरंत राख में बदल गए और उन्हें बाहर निकाल दिया गया। जो नहीं मरे उनकी लड़ने की शक्ति तुरंत खत्म हो गई और उन्हें हरे ड्रैगन ने कुचलकर मार डाला। दोनों ड्रयूड नायकों ने लगातार बिजली के बोल्ट छोड़े। मोटी बिजली एक के बाद एक चमकी, जिससे गहरे रसातल के राक्षसों की संख्या में तेजी से कमी आई। जब वे गहरे रसातल के राक्षसों से लगभग निपट चुके थे तो उन्होंने अपना ध्यान बड़े राक्षसों की ओर लगाया। ज़ेरोन ने जल्दी से उच्च स्तरीय राक्षसों को मंत्रमुग्ध कर दिया ताकि वे बिजली के हमलों का विरोध कर सके, लेकिन वह अभी भी दूसरे पक्ष के हमलों को रोक नहीं सका। इससे भी बदतर यह था कि रायलन ने इस समय कास्टिंग समाप्त कर दी थी। पुनरुत्थान। एल्वेन सेना के बहादुर योद्धाओं, रायलन ने जोर से चिल्लाया। आसमान से सुनहरी रोशनी की किरणें उतरी और उल्का बौछार से प्रभावित एल्वेन शवों पर गिरी। एक चमत्कार हुआ। उन मृत कल्पित बॉनों को जादू से ऊपर उठा लिया गया और हवा में तैरा दिया गया। उनके शरीर सुनहरी किरणों में कांप उठे और वे फिर से जीवित हो गए। न केवल वे पुनर्जीवित हो गए, बल्कि उनके जलने के निशान भी ठीक हो गए। उनकी आंखें थोड़ी धुंधली थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। ज़ेरोन इस विकास से लगभग अपने दांत पीसता हुआ रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि रायलन ने उच्च स्तरीय प्रकाश जादू पुनरुत्थान में महारत हासिल कर ली है। वह वास्तव में आश्चर्यचकित था। पुनरुत्थान में मृतकों की आत्माओं को प्रकाश की शक्ति की सहायता से उनके शरीर में पुनः प्रवेश कराया जाता है, जब तक कि उनकी आत्माएं नष्ट नहीं हो जाती। युद्ध के मैदान के कोने में रॉय की आंखें लगभग अपनी जगह से बाहर निकल आई। हालांकि रायलन ने सभी मृत एल्वेन योद्धाओं को पुनर्जीवित नहीं किया, लेकिन उसने उनमें से कम 200 को पुनर्जीवित किया था, जिनमें से अधिकांश डेंड्रॉइड गार्ड और सेंटोर कप्तान जैसे हाथापाई सैनिक थे। अब जबकि दानव शिविर में अधिकांश निम्न स्तरीय दानव मर चुके थे, ये पुनर्जीवित एल्वेन हाथापाई योद्धा तुरंत लंबी दूरी के सैनिकों पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। दानव शिविर में गोग और सुको भी सबसे बदकिस्मत होंगे। इस दुनिया में जादू के जरिए युद्ध की स्थिति को पलटना बहुत आम बात थी। ज़ेरोन उल्का बौछार का इस्तेमाल करके अंधाधुंध हमला कर सकता था। इसी तरह कल्पित बोने के पास भी जवाबी उपाय था। ज़ेरोन अपने मृत सैनिकों को रायलन की तरह पुनर्जीवित नहीं कर सकता था, क्योंकि राक्षस प्रकाश जादू का उपयोग नहीं कर सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन गहरे रसातल के राक्षसों की आत्माएं युद्ध के मैदान में नहीं रुकी, बल्कि सीधे रसातल में लौट गई। भले ही ज़ेरोन पुनरुत्थान का उपयोग कर सकता था, लेकिन वह अपने सैनिकों को पुनर्जीवित नहीं कर पाएगा। अब युद्ध के मैदान के किनारों पर केवल कुछ ही राक्षस सैनिक बचे थे। रायलन ने भी पुनरुत्थान का उपयोग करने के बाद बहुत अधिक मात्रा में जादुई शक्ति का उपभोग किया और संभवतः थोड़े समय के भीतर अपने सैनिकों को फिर से जीवित करने में सक्षम नहीं होगा। फिर भी अन्य 2 एल्वेन नायकों ने बिना रुके उच्च स्तरीय राक्षसों को मार डाला। पहले तो उनमें से बहुत से नहीं थे और उनकी संख्या लगातार कम होती गई। एक बार जब वे पर्याप्त रूप से कम हो गए तो ड्रैगन ने तुरंत हमला कर दिया। रॉय किनारे पर था, सेंटोर कप्तानों के एक समूह के साथ लड़ रहा था। उसके साथ कुछ दुष्ट आत्माएं थीं जो किस्मत से बच गईं। ईमानदारी से रॉय भी किस्मत से बच गया। अगर वह उल्का बौछार के बीच से इतनी दूर नहीं होता तो वह मर जाता। वह बच गया, लेकिन अब एक हरा ड्रैगन उस पर हमला करने वाला था। रॉय को लगा कि ज़ेरोन की हार तय है। वह तुरंत एक सेंटोर कैप्टन के पास गया, उसकी गर्दन पर हाथ रखा और उसका गला घोट दिया। सेंटोर कैप्टन की ऊंचाई और आकार रॉय के समान था, लेकिन उसकी ताकत कम थी। दम घुटने से उसका चेहरा नीला पड़ गया, लेकिन उसने अपने घोड़े जैसे निचले शरीर के आगे के खुरों से लात मारी। रॉय जानता था कि प्रतिद्वंद्वी लात मारने में माहिर है, लेकिन उसने अपने दांत भींचे और उसका गला घोटना जारी रखा, जिससे ऐसा दृश्य बना कि वह सेंटोर कैप्टन के साथ उलझ गया। इस समय वह हरा ड्रैगन उड़कर आया और रॉय और उसके साथियों पर अपना एसिड उगल दिया। हरा कोहरा फैल गया और राक्षसों को घेर लिया। जैसे ही हरा कोहरा उसके शरीर के पास पहुंचा, रॉय ने भयंकर चीख मारी, फिर सेंटोर कैप्टन के शरीर को घसीटा और गिर पड़ा। आह, हरा ड्रैगन, मैं मर गया। रॉय अब एक ऐसी साजिश रच रहा था। उसने सेंटोर कैप्टन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, क्योंकि वह गिर रहा था, और उसे मार डाला। फिर उसने अपने गिरने के क्षण का उपयोग सेंटोर कैप्टन के शरीर को अपने ऊपर ढकने के लिए किया। ये जगह युद्ध का मैदान थी। रॉय और कई दुष्ट आत्माओं ने पहले कई एल्वेन सैनिकों को मार डाला था, इसलिए इस क्षेत्र में कई शव थे। रॉय ने विशेष रूप से अधिक शवों वाली जगह चुनी और अपने शरीर को सेंटोर कप्तान की लाश के साथ छिपा दिया, ताकि वह खुद को नजरों से बचा सके।
कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रॉय अब सिर्फ यही तरीका अपना सकता था। आखिरकार अगर किसी राक्षस को मार दिया जाए और बाहर निकाल दिया जाए तो वह राख में बदल जाएगा। दुश्मन को एक नजर में ही पता चल जाएगा कि यह राक्षस की लाश है, इसलिए अगर वह मरा हुआ दिखना भी चाहे तो उसे अच्छी तरह से छिपना होगा। वह भाग क्यों नहीं गया? हाँ, उसे विश्वास था कि अगर वह भाग जाएगा तो दुश्मन उसे देख लेगा। दुश्मन नायक को केवल उस पर बिजली का बोल्ट भेजना होगा और वह शायद मर जाएगा। विशेष रूप से रॉय को यह भी नहीं पता था कि कल्पित बोने का घेरा कितना बड़ा था। अगर वह युद्ध के मैदान से भागता और परिधि में सैनिक होते तो वह उनसे सीधे मिल सकता था। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प मृत होने का नाटक करना था। युद्ध के मैदान पर एल्वेन सैनिकों की लाश उसे अच्छा कवर दे सकती थी। हालांकि उसने अभी जो किया वह भी काफी खतरनाक था। हरे ड्रैगन में सबसे कमजोर थे, लेकिन उनकी सांस अभी भी बहुत शक्तिशाली थी। रॉय को एसिड से कुछ नुकसान सहना पड़ा ताकि वह इसे कवर के रूप में इस्तेमाल कर सके। सौभाग्य से उसके पास अपनी रक्षा के लिए डार्क फ्रूट की शक्ति थी। डार्क फ्रूट गोलियों, ब्लेड, हमलों, लपटों, बिजली आदि से होने वाले नुकसान का प्रतिकार कर सकता था और लगभग सभी नुकसानों को अवशोषित कर सकता था। इसलिए एसिड धुंध ने उसके शरीर को जंग लगा दिया होगा, लेकिन इससे उसे बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ। हालांकि सेंट्रल कैप्टन के शरीर के नीचे चिपते समय रॉय को बहुत दर्द हो रहा था। मुर्दा डार्क फ्रूट ने दर्द की दोगुनी कीमत पर नुकसान को अवशोषित किया। हालांकि उसने सिस्टम के साथ दर्द के प्रभावों को कम करने के लिए कुछ आत्माओं का उपयोग किया था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि इससे कितनी मदद मिली। दर्द अभी भी 100% से अधिक था। हालांकि वह इसे सहन कर सका और खुद को चीखने की इजाजत नहीं दी। दुष्ट आत्माएं ज्यादा ईमानदार थी। एसिड धुंध के हमले के बाद भी वे खड़ी थी। उनके शरीर हरे तरल एसिड से ढके हुए थे और उनके शरीर से हरा धुआं उठ रहा था। वे चीखते हुए हरे ड्रैगन पर हमला कर रहे थे। इन दुष्ट आत्माओं के कारण रॉय पर किसी का ध्यान नहीं गया। वास्तव में कोई भी वास्तव में हरे धुंध के माध्यम से नहीं देख सकता था। रॉय के पास अभी कई बने थे, लेकिन उन्होंने रॉय की चीख सुनी थी। जब रॉय की आकृति गायब हो गई तो उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगा। उन्हें लगा कि उसे मार दिया गया है और निकाल दिया गया है, इसलिए उन्होंने दुष्ट आत्माओं पर हमला किया। लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ी। दुष्ट आत्माएं बिना पीछे हटे ड्रैगन का सामना करने के लिए बहादुर थीं, लेकिन वे सभी राख में बदल गई। इलाके को साफ करने और कोई राक्षस न दिखने के बाद एल्वेन सेनाएं लड़ाई में शामिल होने के लिए मोर्चे पर भाग गई। रॉय ने राहत की सांस ली जब उसने कई लाशों के बीच से ये देखा। उसका मिशन पूरा हो गया था। अब उसे बस चुप कर रहना था और अच्छा शो देखना था। अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो उसे बस तब तक इंतजार करना था जब तक कि युद्ध के मैदान में कोई न बचा हो और जब कल्पित बॉने ज़ेरोन का पीछा करे तो वह उठ न सके। तब तक रॉय ज़ेरोन के नियंत्रण से मुक्त हो जाएगा। इसके अलावा पीछे छूटे इतने सारे एल्वेन योद्धाओं की आत्माएं रॉय की फसल बन जाएंगी।